नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर। मैं बात करता हूं कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। और जब हम बात करते हैं कैंसर की तो बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स इसमें होते हैं। कई सारी भ्रांतियां होती हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, लोग कई बार नहीं जानते हैं लेकिन उसके बारे में हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है या अदर हर व्यक्ति जो है स्पेशलिस्ट होता है उस चीज में जिसमें वो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो ऐसे जो मिथ्स होते हैं इनको हम कैसे ट्रूथ तक लेकर जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खास है, जो है ब्लैडर कैंसर के बारे में। कम सुना है ये कैंसर, लेकिन ये वो एक ऑर्गन है जब आपको बहुत जोर से यूरिनेशन करने की अर्ज हो तब जो है समझ में आता है कि अरे यार, ऐसा भी एक ऑर्गन है, बहुत महत्वपूर्ण है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये ऑर्गन हमारे शरीर में ना हो। सो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर गगन प्रकाश, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर करण सूद, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम टाटा हॉस्पिटल, फातिमा जी जो कि एक कैंसर सर्वाइवर हैं, ब्लैडर कैंसर सर्वाइवर हैं, लेखिका जी जो एक ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऑन्कोलॉजी पेशेंट के लिए काम करती हैं, इफ आई एम करेक्ट। सिस्टर सोनल राणे जो कि एक स्टोमा सिस्टर हैं, वो बताएंगी खुद ही कि कितना इंपॉर्टेंट है उनका रोल इस पूरी प्रक्रिया में। और आनंद जी जो कि एक ब्लैडर कैंसर सर्वाइवर है। हम जानना शुरू करते हैं या हम आते हैं सबसे पहले डॉक्टर गगन प्रकाश के साथ। डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना कीमती समय निकालने के लिए और इस शाम जुड़ने के लिए कि हम इस बारे में चर्चा कर सकें, हम जान सकें और लोगों को बता सकें कि भाई ब्लैडर कैंसर क्या चीज है, कितनी खतरनाक या कितनी मैनेजेबल है और कैसे उसको मैनेज करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें अपने बारे में, अपने काम के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए और ये बताइए कि ब्लैडर कैंसर क्या है। नमस्कार विवेक। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए जो होने वाला है। मैं मेरी डिग्री से जो हूँ एक यूरोलॉजिस्ट हूँ जो कि नॉर्मली किडनी और ब्लैडर जो पेशाब की थैली है और प्रोस्टेट ग्लैंड आपने सुना होगा और मेल जेनाइटल ऑर्गन्स। सो यूरोलॉजिस्ट जो केवल कैंसर में डील करते हैं यूरोलॉजी संबंधित, वो यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं। तो पिछले एक दशक से ज़्यादा से मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं यूरोलॉजी का यूनिट, यूरो ऑन्कोलॉजी का यूनिट में काम करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं उस यूनिट का लीड या चीफ हूँ। तो हम लोग एसेंशली 5 या 6 कैंसर्स हैं जिनमें डील करते हैं। ऊपर से शुरू करें तो एक एड्रीनल करके ग्लैंड रहता है जो कि किडनी, दोनों किडनीज के ऊपर रहता है, हार्मोन्स सिक्रीट करता है। सो एड्रीनल के कैंसर्स, किडनी के कैंसर्स, फिर किडनी से जो नली पेशाब की थैली में आती है, यूरेटर, उसके कैंसर्स, पेशाब की थैली के कैंसर या ब्लैडर कैंसर्स, प्रोस्टेट जो उसके नीचे रहता है, और फिर पुरुषों में टेस्टिकुलर कैंसर और पेनाइल कैंसर। ये हमारा मेन स्पेशलाइजेशन है। आज का हमारा विषय ब्लैडर कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के बारे में। तो ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज शरीर में एक और अंग होता है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसका भी सरनेम ब्लैडर है, बट एसेंशियली गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर अलग है। नॉर्मली अगर उसके साथ फर्स्ट नेम ना जुड़ा हो तो वो पेशाब की थैली की बात हो रही है, ब्लैडर कैंसर उसको बोला जाता है। जबकि गॉल ब्लैडर कैंसर या जीबी कैंसर जो है, जो हमारी पित्त की थैली रहती है, उसका कैंसर रहता है। और ब्लैडर कैंसर यूरोलॉजिकल कैंसर्स में, मतलब जो इस डिपार्टमेंट के कैंसर्स आप समझ ले या अपने शरीर के इस सिस्टम के कैंसर समझ ले, उसमें वन ऑफ द कॉमनेस्ट या सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आज की तारीख में है प्रोस्टेट कैंसर। जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि बढ़ता भी जा रहा है अपनी इंक्रीज लॉन्जिविटी की वजह से, चूँकि वो पुरुषों में ज़्यादा जिनकी उम्र रहती है उनमें रहता है। लेकिन ब्लैडर कैंसर सेकेंड होता है, जिनके बारे में मैं आगे भी आपको बात करूँगा। जनरली ब्लैडर कैंसर जो है ये 5वीं दशक या उसके ऊपर कॉमन रहता है। सो 5th डिकेड, 6th डिकेड उसमें होता है। लेकिन एक चीज़ जानने वाली है कि जो मैंने आपको बताया कि जो एक नली या ट्यूब जो कि किडनी से पेशाब की थैली को कनेक्ट करती है, उसको यूरेटर बोलते हैं। तो वो कैंसर और ब्लैडर कैंसर में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और एक ही तरीका का कैंसर होता है। काफ़ी कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी उनके सेम रहते हैं। लेकिन जो यूरेटर वाला कैंसर है, उसका जो
एज है, इसको हम मीडियम एज बोलते हैं, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं, वो 7वीं दशक में ज़्यादा है, मतलब 70-80 वाले पेशेंट्स को यूरेटर रहता है, वेयर ब्लैडर थोड़ा सा यंगर है। हैविंग सेड दैट, देयर आर कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने 20 साल की उम्र में भी ब्लैडर कैंसर के लिए ट्रीट किया है, 30 साल में भी किया है, 40 में भी किया है। तो ये इस तरीके से रहता है जी। डॉक्टर करण हमारे साथ हैं, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, और जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है कि सर्जन्स के पास लोग जाते हैं ज़्यादातर क्योर के लिए, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ज़्यादातर लोग मैनेजमेंट के लिए। सो डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है हमारे देश में, लाइक क्या क्योंकि हम हर चीज़ में ना अपने आप को वेस्ट से कंपेयर करना मतलब काफ़ी उचित समझते हैं। करेक्ट। तो कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, हमारे देश में ब्लैडर कैंसर, डॉक्टर साहब ने बताया कि 60 से 70 हजार लोग हर साल नए आते हैं ब्लैडर कैंसर लेकर। तो उसमें से लाइक कितने एडवांस स्टेज में आते हैं विज़ जो बाहर के जो आंकड़े हैं, या किस तरह का सिनेरियो है हमारे यहाँ? थैंक यू विवेक फॉर कॉलिंग मी। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और एक्ट्रेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि हमारा वेस्ट के कंपैरिजन में क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो अगर आप ग्लोबोकॉन 2020 का डेटा देखें तो उसमें आप देखेंगे टॉप 20 कैंसर्स में यूरिनरी ब्लैडर का इंडिया में नाम नहीं है। बट अगर आप वेस्ट में देखें तो वेस्ट में ये कैंसर ज़्यादा प्रेवलेंट है कंपेयर टू इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डायग्नोसिस में हम पीछे हैं, पेशेंट्स प्रेजेंट नहीं करते हैं हॉस्पिटल में, इस तरह के विषय हैं जिसके करके हमें हमारी जो गिनती है वो पूरी तरह से पता नहीं चलती है। तो एक वो डोमेन है जिसमें हमें ज़्यादा काम करना है, पेशेंट्स को जागरूक करना है, उनको बताना है कि कभी भी उनको कोई सिम्टम आए, जैसे सर ने बताया कि पेशाब की थैली में जलन रहे, खून निकले, स्पेशली 40 इयर्स के ऊपर जो पेशेंट्स रहते हैं, 50 इयर्स 60 इयर्स, तो बार बार एंटीबायोटिक लेके, बार बार डॉक्टर को स्ट्रेस करके, मेडिकेशन ओवर द काउंटर लेके वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो उसके लिए आपको एक स्टेप अहेड जाके चीज़ों को डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के दैट शुड बी चेक्ड। अमेजिंग, ये बहुत उम्दा बात हमने बताई कि जो लोग आते हैं तो उनके आंकड़े हमको पता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो आते ही नहीं हैं, या वो शायद कहीं रिकॉर्ड नहीं होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। वी हैव फातिमा जी विद अस। फातिमा जी नमस्कार, और धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हमें अपने बारे में बताइए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप एक ब्लैडर कैंसर सर्वाइवर हैं। क्या आपकी जर्नी है, कैसे यहाँ तक पहुँचे, और क्या करती हैं आप, आपके क्या शौक हैं, वो सारी चीज़ें। थैंक यू विवेक जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम फातिमा है और मैं एक ब्लैडर कैंसर सर्वाइवर हूँ। ये सब स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब मेरे पीरियड्स मिस हुए और मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी के लिए बोला। और उस टाइम सोनोग्राफी में मुझे डिटेक्ट हुआ ब्लैडर में सम अनवांटेड मास। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि जितना जल्दी हो सकता है तो यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। तो मैं यूरोलॉजिस्ट के पास गई एंड उन्होंने मुझे और फर्दर स्क्रीनिंग के लिए बोला कि सीटी स्कैन और भी बाकी टेस्ट के लिए। तो सीटी स्कैन में सेम थिंग मेरे लेफ्ट किडनी में भी डिटेक्ट हुआ। फिर डॉक्टर ने डिसाइड किया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कि पहले ब्लैडर का मास निकालेंगे एंड सेम टाइम दे टेकन अ मास फ्रॉम द किडनी फॉर बायोप्सी। जब रिजल्ट आया तो किडनी में भी सेम चीज़ डिटेक्ट हुई कि वो भी कैंसर है एंड दे डिसाइडेड टू रिमूव माय किडनी। इससे मेरा सिम्टम ये था कि मुझे यूरिन में ब्लड आया था फॉर 1 or 2 times ओनली एंड कितने अंतराल में आया था? विद इन अ मंथ। अच्छा। हाँ। एंड ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, जब मैं प्रेग्नेंट थी 5th या 6th मंथ में मुझे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हुआ था और मैं डॉक्टर के पास गई तो नॉर्मल मेडिसिन से वो सब सेटल डाउन हो गया। एंड आफ्टर दैट, जब आफ्टर बर्थ ऑफ माई 5 to 6 months बाद मुझे यूरिन में ब्लड डिटेक्ट हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये नॉर्मल है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ पीरियड्स एंड समटाइम्स कुछ और भी रीज़न हो सकता है, किडनी स्टोन एंड ऑल। तो वो उस टाइम भी बहुत लाइटली लिया और मुझे ऐसा कुछ अवेयरनेस नहीं थी कि ये इस हद तक पहुंच सकता है। फिर जब अगेन ब्लड इन यूरिन मुझे हुआ, ऑब्जर्व किया मैंने, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि
नहीं, ये इसका अच्छे से आप वो टेस्ट कराइए, और जब सब टेस्ट में ये डिटेक्ट हुआ कि ये कैंसर है, सिम्टम्स। वी अंडरस्टैंड एंड हम उस बारे में भी बात करेंगे जो लाइक व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। लाइक कभी भी लाइफ में कैसा होता है कि जब हम किसी बहुत कड़े पीरियड से जब गुजरते हैं और उसको याद करते हैं ना, तो वो भी उतना ही तकलीफ देता है। इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में बात करना जरूरी है। वी हैव लेखिका जी विद अस। लेखिका जी, आप एक ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं, अपने बारे में कुछ बताइए और कैसा काम है आपका, उसके बारे में बताइए जी। सबसे पहले थैंक यू विवेक जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम लेखिका सोनकुसरे, मैं साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं वहाँ लास्ट 18 ईयर्स से काम कर रही हूँ। मेरा जो डिपार्टमेंट है सर्विसेज साइको-ऑन्कोलॉजी। साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो सबको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पता है, और ऑन्कोलॉजिस्ट सेटअप में है तो उसको साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्को साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। जैसे भी बात हो रही थी कि आप सब जानते कि किसी भी प्रकार का जब कैंसर डिटेक्ट होता है, डायग्नोस्ड होता है, तो वो सबके लिए एक डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस होता है। मतलब जैसे पता चलता है तो ऐसे लगने लगता है कि पैर के नीचे की जमीन सरक गई है, अभी मतलब क्या हुआ है। तो पूरे फैमिली और जैसे सारी चीज़ों के ऊपर असर होता है। जो मैंने पेशेंट में देखा है मेरे सर्विस में, मेरे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने भी ये बताया है और मैंने एक्सपीरियंस किया उनसे कि सबसे पहले उनको शॉक हो जाता है किसी भी तरह का कैंसर जब डिटेक्ट होता है। उसके बाद स्ट्रेस होना, टेंशन होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, कभी कभी डिनाइल, मतलब ये लगने लगता है कि अरे मेरा इतना अच्छा लाइफस्टाइल था, अब ये कैसे हो ही नहीं सकता है, ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। तो ये जो इससे ज़्यादा जो डिस्ट्रेस होता है तो वो पूरे उनके लाइफ के ऊपर असर होता है। अभी अगर हम ये ब्लैडर कैंसर की बात ले ले तो एक तो इसमें जो कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यूज है वो एक बॉडी इमेज जो है बहुत कॉमन है, सेक्सुअल कंसर्न्स भी है इसमें। तो एक पल में हम पूरे लाइफ का ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि क्या होगा, मतलब। और बहुत ज़्यादा जो इमोशनल डिस्ट्रेस, एक बर्डन हम बोलेंगे, इमोशनल बर्डन, ये काफ़ी हद तक होता है और जिसमें पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। तो हमारे पास जब आते जो अलग अलग रीज़न के लिए, इसमें मैंने अभी जो बताए ये भी रीज़न होते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा डिनाई करना या एक्सेप्टेंस नहीं होता है, या एंजाइटी डिप्रेशन हो जाना, जो प्री ऑप पोस्ट ऑप, तो वो रीज़न के लिए हमारा और भी कई तरह के रीज़न के लिए हमारे पास रेफर करते हैं। तो हमारा जो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा है कि व्हेनेवर पेशेंट कम्स टू यू, उनके जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सपोर्ट, मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटरवेंशन। पर जब आप पेशेंट को आप अपने पास बिठाते हो तो उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, सबसे पहले बात करने के लिए भी। तो हम उनसे जो हम बोलते हैं कि रैपो डेवलप करते हैं, वी एस्टेब्लिश अ रैपो विद पेशेंट। सो इन द बिगिनिंग हम पूछते हैं, वी डू नॉट जंप ऑन द थिंग, बट पहले उनको कोऑपरेट करने के लिए, रैपो बिल्टअप करने के लिए बात करते हैं, कहाँ से आए हैं, फैमिली में कौन है, और फिर धीरे धीरे हम उनके प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर ने क्या बोला है। ये सारे आपके जब से आपको पता चला है अभी तक आपको क्या लगा है, क्या फील कर रहे हैं, एंड देन वी नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स कि वो क्या क्या महसूस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है जी। तो वो सब हमारा हिस्ट्री होने के बाद देन वी डू इंटरवेंशन। तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन तो काफ़ी बड़े हैं, अलग अलग टाइप के हैं, पर ये हमारा प्रोसेस होता है कि मेन कि उनका इवैल्यूएशन करना, उनका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन भी उस टाइम हम देखते हैं। एकदम सिंपली ये बताऊंगी कि मेंटल स्टेट एग्जाम में मतलब वो कोऑपरेटिव है कि नहीं, उनका मूड कैसा है, अफेक्ट कैसा है, बाकी उस समय उनका मतलब बातें जो है वो कोहेरेंट है, किस मूड में बात कर रहे हैं,
तो बिहेवियर एंड अपीयरेंस और भी कुछ चीजें होती है। तो ये दिस इज द प्रोसेस व्हेन पेशेंट रेफर्स टू अस। थैंक यू। वी हैव समबडी हु इज़ वेरी फेमस इन द डिपार्टमेंट और सारे पेशेंट्स जो हैं उनको जानते हैं, स्पेशली वो जो स्टोमा या सर्जरी के थ्रू जाते हैं। हमारे साथ हैं सोनल सिस्टर सोनल राणे। आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू विवेक जी एंड यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा नाम सोनल राणे है और मैं टाटा हॉस्पिटल में स्टोमा क्लिनिक में काम करती हूँ लास्ट 31 इयर्स। हमारे पास में जो पेशेंट्स आते हैं ब्लैडर कैंसर्स के, तो जब भी उनका डायग्नोसिस होता है तो मोस्टली प्री ऑपरेटिवली उनको काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो कैंसर का वर्ड सुन के पेशेंट्स के पास में मतलब कैंसर इज़ द डेथ, बहुत सारी निगेटिविटी रहती है उनके मन में। तो जब भी हमारे पास में आते हैं तो हम लोग को उनको उनका ट्रीटमेंट और सर्जरी कैसे प्लान किया है ओके वो बताते हैं। अगर ब्लैडर में बीमारी है तो शायद ब्लैडर मतलब निकालना पड़ता है, और अगर ब्लैडर निकल जाता है तो फिर उनका बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाता है, नॉर्मल रास्ते से वो पेशाब पास नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो आर्टिफिशियल रास्ता पेट के ऊपर बनाया जाता है वो इजीली कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि किसको भी अच्छा नहीं लगता है कि उसका यूरिन या स्टूल उनके पेट के ऊपर से आए। और हम लोग ऐसा नहीं कि ओनली ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम्स का या ब्लैडर का स्टोमा जो है उसका केयर करते हैं, हम लोग फीकल मतलब स्टूल वाला स्टोमा का भी केयर करते हैं। तो वो डायग्नोसिस जब भी होता है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्जरी के लिए बोलते कि नहीं मेरे को वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग का एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद में वो एग्जैक्टली स्टोमा कहाँ पे आता है वो मार्किंग करके देते हैं, ताकि डॉक्टर वहाँ पे वही पोजीशन के ऊपर बनाए। क्योंकि ओटी में क्या होता है, पेशेंट तो लेटा हुआ रहता है और थोड़ा सा मार्किंग करके सर्जन्स बनाते हैं वहाँ पे स्टोमा, लेकिन जब भी पेशेंट बैठता है या उनको उनके डेली एक्टिविटीज़ में इशू हो सकता है, क्योंकि वो फोल्ड में जा सकता है, बहुत लोअर साइड में जा सकता है। तो प्री ऑपरेटिवली वो मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो हम लोग करते हैं। उसके बाद में सर्जरी के लिए जाने के पहले भी उनका साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना, क्योंकि सर्जरी में जब भी जाते तो भी उनके मन में डर रहता है कि मेरा सर्जरी कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे इशू जो अभी लेखिका मैडम ने डिस्कस किए। पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास में जाता है ऐसे नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं उनके साइकोलॉजिकली। वो हम लोग स्टोमा क्लिनिक में बैठ के उनके साथ में बात करके 1-to-1 काउंसलिंग दे के उनका प्राइवेसी मेंटेन करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 1-to-1 काउंसलिंग करके उनके साथ में बात करके रैपो बना के तो ऐसे हम बात करते हैं, उनका ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है। उसके साथ हम लोग जो सर्वाइवर है जो ऑलरेडी ऑपरेटेड है वो कैसे उनका डेली लाइफ जी रहे, नॉर्मल नियर टू नॉर्मल लाइफ वो अच्छा से जीते हैं, वो वाले पेशेंट्स को हम लोग मिलाते हैं, उन लोग का मीटिंग करते हैं। तो उनको गुड सेट ऑफ एग्जांपल मिलता है कि अरे ये आदमी तो ऑपरेट हुआ है, ये अच्छा से काम कर रहा है, उनका डेली एक्टिविटीज अच्छा से हो रहा है, इसको स्टोमा बैग लगा है लेकिन वो कपड़े के अंदर है, सोसाइटी में सब कुछ काम कर रहा है, लोगों को मिल रहा है, उसका जॉब कर रहा है, उसका लाइफ एंजॉय कर रहा है। वैसे वीडियोज भी हमारे पास में रहते हैं जो नॉर्मल वो कैसे एक्टिविटी करते हैं। लाइक बहुत से 2-3 पेशेंट के हमारे पास में वीडियोस है जो मतलब स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, वो वाटर एक्सपोर्ट्स, वो सब कुछ किया हुआ वो भी है, वो हम लोग दिखाते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाता है, बहुत सारे डाउट उनके क्लियर हो जाते हैं, और क्योंकि उनके सामने एक एग्जाम्पल रहता है। तो वो होने के बाद में पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है। उसके बाद में पेशेंट जब भी सर्जरी होके वापस आता है तो वो सब कुछ बताने के बाद में एक्चुअल जब भी उनके पास में क्या होता है कि स्टोमा लगता है तभी कैसे केयर करने का वो हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। मतलब इमीडिएट से लेके बाद में भी कंटिन्यूस उनका फॉलोअप हम लोग रखते हैं। तो एक बार पेशेंट काउंसलिंग के लिए आया तो उसके बाद में कंटिन्यूस फॉलोअप, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट हम लोग वहाँ पेशेंट्स को देते हैं। उसके साथ जो भी थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उनको स्किन इरिटेशन बोलो, लीकेज बोलो, तो वो हिसाब से भी हम लोग उनको गाइड करते रहते हैं। ओके, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि वो स्टोमा बैग। तो स्टोमा बैग वो स्टोमा बैग है, उसके साथ में कैसे रहेंगे नॉर्मल, और वो कौन सा टाइप, क्योंकि हर एक पेशेंट का बॉडी प्रोफाइल अलग रहता है। बॉडी उनके कोई बहुत ओबेस रहता है, कोई बहुत थीन रहता है, बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं। तो उसके साथ वो
वो बॉडी प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग उनको बैग चॉइस करना सिखाते हैं। पहले तो हम लोग ट्रांसपेरेंट, मतलब बाहर से पेशाब दिखता है वो वाला बैग देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को चाहिए कि मेरे को मेरा जो भी कंटेंट्स है, स्टूल है या यूरिन है, वो नहीं दिखना चाहिए, तो कवर वाला बैग्स भी रहते हैं और बाकी कुछ एसेसरीज भी रहते हैं जो इसके साथ में आराम से वो रहेंगे। एक बैग तो कम से कम 5 से 7 दिन वो आराम से पहन सकते हैं। तो वो कैसे, वो सब कुछ उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। कौन सा पेशेंट को 1 सेशन, कौन सा पेशेंट को 2, 3, 4 सेशन लगते हैं सीखने के लिए। और बाद में वो कहाँ से मिलेंगे, उसका कॉस्ट क्या है, और अगर कॉस्ट भी, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है ना, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, तो फिर वो उसके लिए फंडिंग कैसे करने का, सोशल वर्कर है, एनजीओज है, उनको रेफर करते हैं अगर पेशेंट्स अफोर्ड नहीं करता है तो, या हम लोग कुछ एनजीओज का ये करके बैग खरीद के रखते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको। तो ये सब कुछ हम लोग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं जी। हम बात करेंगे उन सारे thank you. एस्पेक्ट के बारे में भी। और हमारे बीच अभी जैसे सिस्टर सोनल ने बताया कि इस तरह के पेशेंट्स होते हैं हमारे बीच, वैसे पेशेंट हैं, रेदर पेशेंट कहना शायद उचित नहीं होगा। हमारे बीच हैं आनंद जी। आनंद जी नमस्कार, और हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या करते हैं, कैसे ब्लैडर कैंसर ने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, और कैसी जर्नी रही आपकी शुरुआत से। नमस्ते, आनंद कुमार मेरा नाम है। एक्चुअली मेरे को पैरलस हुआ पहली टाइम का, साइड में पैरलस हुआ। पैरलस हुआ तो पैरलस में मैं उसका ट्रीटमेंट किया था। ट्रीटमेंट करके उसका ठीक हुआ। ठीक होने के बाद में मेरे को 3 महीने में मेरे को लूज मोशन का स्टार्ट हुआ। लूज मोशन का स्टार्ट हुआ तो उसमें ही मुझे धीरे धीरे पता चला कि मतलब लोकल में मैंने दवा लिया तो मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। फिर लास्ट में एक डॉक्टर ने, मैंने बात किया, बात करने के बाद ऐसे सब प्रॉब्लम है करके वो डॉक्टर को बोला। वो डॉक्टर ने मेरे को चेंबूर में भेजा था। फिर उधर जाके कंसल्ट करके 2 दिन एडमिट था। एडमिट रहने का टाइम पे मुझे पता चला कि इंडोस्कोपी निकाले। इंडोस्कोपी में जब भी मुझे पता चला ऐसे सब प्रॉब्लम है करके मुझे पता चला। उसका आगे फिर मेरे को बोले कि टाटा में जाने के लिए बोले थे। टाटा में जाने के लिए बोले तो मेरे को बहुत एकदम फील होने लगा मुझे बहुत। बोला कुछ भी अपन को तो कुछ है ही नहीं है, कुछ मतलब कुछ ड्रिंक्स नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाता है। मैं एकदम नॉर्मली घर का खाना ही खाता हूँ मैं, बस काम पे जाने का, आने का, बस यही काम मेरा रहता है। फिर ये सब मन में पूरा मेरे को थोड़ा रात में पूरा तकलीफ होने के लिए लगा था मुझे। मैं बोला अभी देखेंगे करके, इसके लिए मैंने फिर टाटा में आया। टाटा में फिर फाइल बनाया। फाइल बना के फिर उसमें ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद में अच्छा, ट्रीटमेंट तो अच्छा चला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था उसमें। फिर ऐसा, फिर उसके बाद में आके स्टोमा बैग का मुझे बोले थे। स्टोमा बैग का बोले तो सर्जरी हुआ। सर्जरी, हाँ। मतलब क्या ब्लैडर आपका निकाला है पूरा? हाँ, अच्छा, ओके। पूरा निकाला, टेस्ट किया। पूरा टेस्ट करने के बाद ही मुझे पता चला। जो सारी सिस्टर बोल रही थी वो सारी चीजें आपके साथ हुई? हाँ, सब हुआ मुझे पूरा। ओके। और आपको ये जब आपको पहली बार ऐसा शक हुआ या कुछ परेशानी हुई, जो आपने बोला पैरालिसिस अटैक के बाद जो चीजें हुई थी, उससे और जब आपको ये कंफर्म हुआ कि मुझे अभी ब्लैडर कैंसर है, हाँ। इसमें कितना टाइम लगा? इसमें मुझे लगा कि 9 महीना लगा मुझे। 9 महीने? 9 महीना लगा। और आप मुंबई में रहते हैं? मुंबई में रहता है। मैं घर में भी बताया नहीं था, यही प्रॉब्लम था अभी। और दवा लेके मैं तो ट्रीटमेंट मेरा हिसाब से मैं ही कर लिया था। ओके। बस इस बारे में भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मीनवाइल हम फातिमा जी पे आते हैं। फातिमा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सर्जन यहाँ पे इस पैनल में मौजूद हैं? वेल एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम आते हैं डॉक्टर गगन के पास। बिकॉज डॉक्टर साहब, सिक्के के बोलते ना कि एक बड़ी कॉमन सी कहावत है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कई सारे ऐसे लोग, लाइक इफ आई टेक माई ओन एग्जाम्पल, 10 years बैक, 11 years बैक, मेरे लिए डिप्रेशन शायद दूसरी चीज़ थी। एक मोमेंट, एक दिन, और उसके टेबल के उस पार डिप्रेशन एक दूसरी चीज़ हो गई। आई स्टार्टेड लुकिंग एट द वर्ल्ड वेरी वेरी डिफरेंटली, लाइक शायद 1-2 दिन के अंतराल में। जब पेशेंट बात करते हैं या जब डॉक्टर बात करते हैं, तो वो जब टेबल शिफ्ट होती है, जैसे मान लीजिए कि हाँ, अगर हम बात करें फातिमा जी की, तो इनके केस को आप कैसे व्यू करते हैं, या इवन आनंद जी के केस की, तो 1 by 1 इफ यू कैन व्यू इट एंड हमें थोड़ी लेमन लैंग्वेज में अगर बता सकें कि क्या होता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल से मतलब मुरादाबाद करके एक जगह है, लिटिल थोड़ा सा ऑफ ट्रैक, तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं जो कि एक फिजिशियन है, तो उनको मैं मिलने गया था। तो
उनके पास एक पेशेंट आया हुआ था उस टाइम पे, बोला डॉक्टर साहब हड़कन हो रही है मुझे। एंड आई वाज लाइक, ये शब्द मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था। तो उन्होंने जो है बोला अच्छा कब से हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने दवाइयाँ लिखी और उनको बोला कि ये दवाइयाँ लीजिए और फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे आके बताइए। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये बताइए मुझे कि ये हड़कन है क्या। बोले नहीं यार, इसको शायद टैकीकार्डिया बोलते हैं, समथिंग लाइक जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो ये वो चीज़ है। मैंने बोला आप कैसे समझे। बोले यार आदत हो गई। तो ये जो मेडिकल टर्म्स होते हैं कई बार हमें समझ में नहीं आते हैं, और कई बार जो है हमें मेडिकल टर्म में समझना ज़रूरी होता है। तो इनको बैलेंस करते हुए अगर हमें बता सकें कि क्यों जो है किसी पेशेंट को सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है, क्यों किसी को सर्जरी नहीं लगती है, अगर जब आप ब्लैडर निकालते हैं पूरी तरह से क्या वो ज़रूरी होता है, क्या और भी तरीके हो ब्लैडर कैंसर को ट्रीट करने के, इस बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञानवर्धन कीजिए हमारा। हाँ विवेक, मैं सारी चीज़ें जो है विस्तार से बताता हूँ। और ये जो सिम्टम जो हड़कन की आपने बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हिंदी भाषा की खूबी है, और हिंदी भाषा के भी अलग अलग प्रांतों की ये खूबी है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो उस बात को पूरा कन्वे कर देते हैं और उसको आप किसी और भाषा में कन्वे नहीं कर सकते। और एज डॉक्टर्स आई थिंक जो सबसे बड़ी बात जो हमारे रहती है और हमारी काफी नजदीक रहती है, वो ये बात कि हम लोग को पेशेंट को सुनने को मिलता है, उनकी तकलीफ जानने को और उससे बात करने को मिलता है। और जब हम कुछ साल निकाल लेते हैं पेशेंट से बात करते करते, तो हमें समझ में आने लगता है कि किस शब्द का क्या मतलब हो सकता है, मतलब क्या होता है। तो फातिमा ने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बताई अपनी कहानी के बारे में, और क्या क्या कैसे उनका इलाज हुआ, कैसे उनकी डायग्नोसिस हुई, और आई वुड से कि काफ़ी ब्रेवली बताई, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि ये कैमरे के सामने कई बार इन चीज़ों को कहना मुश्किल रहता है। फातिमा एनीवेज हैज़ बीन वन ऑफ अ ब्रेवेस्ट पेशेंट्स एक्चुअली, एंड बहुत सारे और भी मरीज़ों का जो है वो मार्गदर्शन करती रही हैं। इसमें जब आपने उनकी जो चीज़ें बता रही थी वो आपने सुनी, तो आपने एक चीज़ ये सुनी कि उनको पेशाब में खून आया। तो जो ये पेशाब में खून आने का सिम्टम रहता है, उसको मेडिकल भाषा में हिमेचुरिया बोलते हैं। हीम जो है वो ब्लड से रिलेटेड रहता है, तो जिस भी ऑर्गन से जो है ब्लड आ रहा है उसके हिसाब से उसमें हीम जो जोड़ दिया जाता है। Okay. तो यूरिन का जो रहता है उसको हिमेचुरिया बोलते हैं। अब इसमें यह है कि हिमेचुरिया ब्लैडर के कैंसर का एक लक्षण है, बट हमेशा हिमेचुरिया का कारण ब्लैडर का कैंसर नहीं होता। मतलब ब्लैडर का कैंसर या जो हमारा पेशाब का पूरा रास्ता है उसकी कुछ एक और भी बीमारियां हैं जिसमें पेशाब में खून आ सकता है। जैसे कि जो महिलाओं में कई बार अक्सर जो हमने यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सुना है, जो कि महिलाओं में पुरुषों के से जो है ज़्यादा कॉमन है, पर्टिकुलरली मेनोपॉज के बाद जो होता है, तो उसमें भी पेशाब में खून आ सकता है। कभी कभार जो स्टोन की बीमारी रहती है, पथरी की बीमारी रहती है, उसमें भी पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन जनरली जब पेशाब में खून बिना किसी और सिम्टम के आए, जिसको हम पेनलेस हिमेचुरिया बोलते हैं, कि और कोई दर्द नहीं है लेकिन केवल पेशाब में खून आ रहा है, और खासतौर से जब एज वो वाली रहती है जो थोड़ा सा 40-50 के ऊपर वाली रहती है, हालांकि फातिमा को थोड़ा जल्दी हो गई है डायग्नोसिस, तब हम लोग जो है इसको एक चीज़ ये दिमाग में रखनी चाहिए कि भी इसमें ये भी एक संभावना हो सकती है कि ये ब्लैडर का या यूरिनरी सिस्टम का एक कैंसर तो नहीं है करके, पेनलेस हिमेचुरिया वाली जो बात है। दूसरी चीज़ ये कि महिलाओं में कई बार ऐसा एक कंफ्यूजन हो सकता है या एक डिले इन रियलाइजेशन हो सकता है कि ये जो खून आया है ये ऐसा तो नहीं कि पीरियड के दौरान आया, तो क्या ये पीरियड का तो नहीं होता। तो कभी कभार एक थोड़ा सा समय लगता है ये जानने में कि एक्चुअली ये पेशाब में खून है, और पेशाब का खून आना भी अलग अलग तरीके का रहता है, और किस तरीके का है उससे हमें थोड़ा ये कहानी मालूम पड़ सकती है कि कौन से यूरिनरी ट्रैक्ट के कौन से हिस्से से जो है पेशाब आ रहा है। जैसे कभी कभार जो है पेशाब में खून आना एकदम इनिशियल हिमेचुरिया होता है, पहले खून आया उसके बाद पेशाब साफ हो गई। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरी ही पूरी पेशाब जो है वो खून जैसी थी। कभी ऐसा होता है कि वो केवल एक हल्का गुलाबी या रुअफ़ज़ा जैसा रंग है। कभी ऐसा होता है कि भी पेशाब में खून के साथ साथ ब्लड क्लॉट्स या खून के लोथड़े भी आ रहे हैं। और कभी कभी एकदम टर्मिनल हिमेचुरिया होता है कि पेशाब तो साफ हुई और एकदम एंड में। तो इन सब चीज़ों की जो है अपनी अपनी एक
कुछ कुछ ये बताते हैं कि भाई अगर इस तरीके से हेमेचुरिया है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये बात तो हेमेचुरिया की भी जो इन्होंने बताया कि पेशाब में खून आया। दूसरी चीज जो इन्होंने बताई ये कि इनका पहले जो ऑपरेशन हुआ उसमें ये पता चला कि इनको पेशाब की थैली में और कहीं ऊपर भी किडनी वाले रास्ते में भी ट्यूमर था, और इनका एक ऑपरेशन केवल उस तरफ की किडनी को निकालने के लिए हुआ। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेशाब की थैली वाला जो ये ट्यूमर है, जिसको हम लोग पैथोलॉजी की भाषा में यूरोथेलियल कैंसर बोलते हैं, इसमें एक बात होती है जिसको मल्टीफोकैलिटी बोलते हैं। मतलब एक ही समय पे अलग अलग फोकस पे ये हो सकता है। पेशाब की थैली मतलब आप समझ लीजिए एक गुब्बारा है जैसे कि, और उसको बनाया भी गुब्बारा की तरह गया है। गुब्बारे का काम क्या रहता है कि आप उसको फुला सकते हो और वो अपने आप रिलीज होता है। पेशाब की थैली में भी इस तरीके से मसल्स होती हैं, और वो मसल इसलिए दी जाती हैं ताकि उसको वो इलास्टिसिटी मिले कि वो पेशाब जब उसमें भरे तो वो एक्सपैंड हो सके, और एक्सपैंड होना कई बार आधे आधे लीटर तक भी लोग यूरिन स्टोर कर सकते हैं। और फिर एक इलास्टिक रिकॉइल के द्वारा जब पेशाब की थैली खाली करनी है पेशाब करते समय, तो उस समय अपने आप हो जाए। तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की, पेशाब की थैली की रहती है। तो इस पूरे के पूरे ब्लैडर में ये ट्यूमर कभी कभार तो सिंगल होता है जिसको सॉलिटरी बोलते हैं, या कभी कभार मल्टीफोकल हो सकता है। अच्छा, जब ये पेशाब की थैली का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी करके एक जो सब्जेक्ट रहता है कि कोई भी ऑर्गन कैसे कौन से टिश्यू से डेवलप होता है, तो पेशाब की थैली और जो यूरिन किडनी से नीचे आती है, जो यूरेटर जिसको बोलते हैं, और जहां यूरिन बनी है किडनी में, किडनी तो फैक्ट्री हो गई जहां बन रही है पेशाब की थैली, और वो पेशाब किडनी में बनने के बाद एक बड़े से कमरे के अंदर जो है स्टोर होती है, जिसको पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। अच्छा। और फिर वो यूरेटर में होकर के और नीचे ब्लैडर में आती है। तो दोनों ही किडनीज के ये जो पेल्विस हैं और यूरेटर और पेशाब की थैली, ये सब एक ही टिश्यू के बने रहते हैं। विच मीन्स कि अगर किसी को ये बीमारी ऐसी है जिसमें मल्टीफोकैलिटी की संभावना है, तो वो बीमारी एक ही टाइम पे या हो सकता है कि समय के दौरान कभी ब्लैडर में आए, कभी यूरेटर में आए, कभी किडनी पेल्विस में आए। तो जो फातिमा ने बताया अपनी बीमारी के बारे में, उसकी बीमारी मल्टीफोकल थी, जिसमें जो है एक किडनी में भी था और जब हमें ये संदेह होता है, जब ये पता चलता है कि भाई ये बीमारी मल्टीफोकल है, तो उसका इलाज का एक्सटेंट बढ़ जाता है। मतलब हम केवल उतना हिस्सा यूरेटर का, वो भी कभी कभार गुंजाइश रहती है, बट जनरली फिलॉसफी ये रहती है कि भैया आपको किडनी एंड यूरेटर पूरा निकालना। दूसरी चीज जो हमें फातिमा के बाद से पता चला, और सोनल सिस्टर ने जो बताया, और आनंद जी के बाद से पता चला, वो ये कि कभी कभार तो इस बीमारी में हमें पेशाब की थैली को निकालना पड़ता है, और कभी कभार जो है एंडोस्कोपिकली या दूरबीन द्वारा ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वापस हम उसके ब्लैडर के आकार पे आ जाएं कि उसमें एक मसल की लेयर है, और उस मसल की लेयर इसलिए दी गई है ताकि वो इलास्टिक की तरह एक्सपैंड कर सके और वापस साइज में कम हो सके। तो जब ये पेशाब की थैली के अंदर जो ट्यूमर रहते हैं, उनकी टेंडेंसी ऐसी रहती है कि वो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। और अगर हम पेशाब की थैली का अगर एक क्रॉस सेक्शन समझे, आप मान लीजिए ये कमरा है जिसमें हम बैठे हैं और ये पेशाब की थैली है, तो आप समझिए कि इसकी जो दीवारें हैं वो 3 परतों में बटी हुई हैं। पहली लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, इस तरीके से है। तो जब ट्यूमर होता है शुरू, तो वो पहली जो सबसे अंदर वाली परत रहती है उसमें रहता है। उसके बाद फिर वो अगर और समय दिया गया उसको, तो वो नेक्स्ट लेयर पे जाता है, और फिर वो उसके बाहर भी जा सकता है, और फिर और जगह फैल भी सकता है। तो और फर्दर इसमें जो एक ये तो बात हो गई कि बीमारी की स्टेज कैसी है। स्टेज अगर हम एक आम भाषा में बोले तो, अगर बीमारी इस कमरे के अंदर है तो पहला स्टेज है। अगर बीमारी दरवाजा खोल के बाहर निकलने लगी, झांकने लगी, तो शायद दूसरा स्टेज है। अगर बगल वाले कमरे में चली गई तो तीसरा स्टेज है, और बगल वाली बिल्डिंग में चली गई तो शायद चौथा स्टेज है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है स्टेज जी। लेकिन स्टेज के अलावा जो दूसरी चीज हर कैंसर में होती है, और इस तरीके से ब्लैडर कैंसर में भी है, वो होती है बीमारी की अग्रेसिवनेस। उसका नेचर कितना है, वो किस तरीके का वो रूप धारण कर सकते हैं।
तो वो अग्रेसिवनेस को बताने वाली चीज होती है जिसको ग्रेड बोलते हैं। लो ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं, हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं। अब इसमें बात समझने वाली ये है कि जो लो ग्रेड वाले ट्यूमर्स हैं वो जब हम अंदर से बाहर की परत में जाते हैं तो उनके पास ये क्षमता नहीं रहती कि वो बाहर जा सके, तो वो पहली की जो है लेयर में ही सीमित रहते हैं। लेकिन जो हाई ग्रेड के ट्यूमर्स रहते हैं दे हैव दैट टेंडेंसी या दे हैव दैट पोटेंशियल कि वो पहली परत से दूसरी परत या इवन ब्लैडर के बाहर भी जा सकते हैं। तो ये जो परत को क्रॉस करके बाहर जाने वाली जो चीज है उसको इन्वेजन बोलते हैं एक मेडिकल टर्म में, और इसी कारण से हम लोग ब्लैडर कैंसर के ट्यूमर्स को नॉन मसल इन्वेजिव या मसल इन्वेजिव में जो है डिवाइड किया जाता है। नॉन मसल इन्वेजिव जो उस मसल की लेयर में नहीं गए हैं, और मसल इन्वेजिव जो हाई ग्रेड हैं और मसल को इन्वेड कर गए हैं। So फातिमा जी का was द नॉन मसल इन्वेजिव। और जो नॉन मसल इन्वेजिव के जो ट्यूमर्स रहते हैं उनको हम दूरबीन द्वारा, जिसको कि एंडोस्कोपी या सिस्टोस्कोपी कहते हैं, उसमें सब इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे औजार रहते हैं कि हम बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई कट लगाए नॉर्मल पेशाब की थैली से अंदर जाके और ट्यूमर को निकाल सकते हैं। लेकिन वो आपके पास पहले आना चाहिए। लेकिन वो हमारे पास पहले आना चाहिए और उस स्टेज में होना चाहिए कि वो नॉन मसल। कई बार हमें ये जानना ही कि ये नॉन मसल इन्वेजिव है, मसल इन्वेजिव है, ये उस ट्यूमर को रिसेक्ट करके या एक तरीके से ब्लैडर से निकाल करके, समझ ले आम भाषा में छील करके जो है पता चलता है कि पहली लेयर में है सेकेंड लेयर। फातिमा जी का वो ऑपरेशन हुआ जिसको मेडिकल टर्म में TURBT बोलते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। और TURBT होने के बाद फिर हमें पता चला कि अच्छा ये मसल में नहीं गया है, लेकिन उनके ग्रेड के हिसाब से कुछ दवाइयां जो है ब्लैडर के अंदर डाली जाती हैं जिनसे उस बीमारी की वापसी या रिकरेंस होने की संभावना कम होती है। तो वो ट्रीटमेंट जो है उनका हुआ। लेकिन यही बीमारी जब मसल इन्वेजन में हो जाती है तब हमें बेसिकली दुश्मन बड़ा हो गया तो हमें अपने औजार भी फिर बड़े करने पड़ते हैं, और उस समय जो है काम आ जाता है कीमोथेरेपी का, जिसके लिए जो है डॉक्टर करण स्पेशलिस्ट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। उसमें हम केवल दूरबीन से अगर निकालेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो इतने डेप्थ में है कि आप ब्लैडर फट भी सकता है अगर आप उतने नीचे हैं। तो तब फिर बात आती है कि हमें एक दूसरी मोडालिटी, एक बड़ी सर्जरी जिसमें ब्लैडर निकालने की बात होती है, जिसके बारे में आनंद जी ने बताया, जहाँ पे स्टोमा होता है। तो वो सब जो है मसल इन्वेजिव डिजीज के बारे में। कभी कभार हमें इस तरीके से भी एक ऑप्शन रहता है कि हम ब्लैडर ना निकालें, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि ब्लैडर निकालें, और हम एज सर्जन या डॉक्टर्स भी नहीं चाहते जब तक और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। कभी कभार बीमारी के हिसाब से हमें एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि हम ब्लैडर को रिटेन करें या प्रिजर्व करें, और उसको कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जिसके बारे में डॉक्टर करण और बताएंगे, तो ये दवाइयों के साथ रेडिएशन थेरेपी यूज करके और उस कैंसर को ट्रीट किया जाए। तो ये हम मोटा मोटी दो नॉन मसल इन्वेजिव और मसल इन्वेजिव, और दोनों के ही अलग अलग ट्रीटमेंट पाथवेज हैं जो हमें करने पड़ते हैं। अमेजिंग, थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि काफ़ी सरलता से आपने इस कठिन विषय को समझाया है। हम आते हैं डॉक्टर करण के पास में। डॉक्टर साहब, बॉलीवुड फिल्मों में हमने अक्सर देखा है, आनंद जी हैं यहाँ पे, फातिमा जी हैं, और शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे, और हम भी जो लोग देख रहे हैं, अगर हमने कभी हमारे फैमिली में या क्लोज फ्रेंड में अगर देखा है किसी को कैंसर से जूझते हुए, तो दो सवाल बड़े पर्टिनेंट होते हैं कि हमारे पास समय कितना है और हमें पैसा कितना लगेगा। ये दो चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। तो क्या लगता है आपको कि, और आपकी जो प्रैक्टिस है, लाइक जितने आप केसेस देखते हैं उसके बेसिस पे ब्लैडर कैंसर का मैनेजमेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो अगर अर्ली है तो काफ़ी हद तक उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज आगे जो एडवांस स्टेजेस हैं उसमें अगर आते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं उसको, लाइक क्या कीमोथेरेपी देते हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कीमोथेरेपी के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि बहुत कुछ साल पहले तक या कई साल पहले तक मुझे लगता था कि कीमोथेरेपी मतलब कुछ ऐसा अजीब सी चीज़ होती होगी, किसी कमरे में बंद करके कुछ दी जाती होगी, लेकिन बाद में पता लगा तो मेडिसिन है, मतलब इंजेक्शन है ये। सो उसके बारे में बताइए ये क्या है। पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि जो मुझे लगता है जो बड़ी मिथ है कीमोथेरेपी के बारे में, तो पेशेंट्स को लगता है कि कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिससे उनको बहुत नुकसान होगा और बॉडी उनको सह नहीं पाएगी। कई हद तक वो बात सही है, बट अगर टोटल पिक्चर देखी जाए और अगर हम किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं तो चांसेस मोस्टली ये रहते हैं कि वो ट्यूमर को ज़्यादा
कैंसर को ज़्यादा किल करेगी, बॉडी को परेशान करेगी, बट जो रिस्क बेनिफिट रेशियो रहता है इस दौरान में, वो पेशेंट का बेनिफिट ज़्यादा रहता है। तो कभी भी कोई कीमोथेरेपी या कोई दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं आती है, बट पेशेंट को ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर हम किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल होगा, बट बेनिफिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इसलिए हम कीमोथेरेपी देते हैं। मोस्टली कीमोथेरेपी जो हम ब्लैडर कैंसर में देते हैं वो सब आईवी रहती है। बाकी जैसा सर ने बताया कि सिस्टोस्कोप डाल के इंट्रावेसाइकल थेरेपी देते हैं, वो एक और स्पेशल टाइप की थेरेपी रहती है। तो थेरेपी विल डिपेंड कि किस तरह का कैंसर है। मसल इन्वेजिव जैसे सर ने बताया कि मांसपेशी में चला गया है या मांसपेशी में नहीं गया है, उस पर डिपेंडेंट है कितना आपको साइकिल देनी है, कितने आपको फ्रीक्वेंसी रखनी है और कितने दिन के बाद पेशेंट आपके पास वापस आएगा। बहुत निटिग्रिटीज़ रहती हैं कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और जो रिलेटेड चीज़ें सपोर्टिव केयर जो हमें ब्लैडर कैंसर में लगती है, वो पेशेंट पर पेशेंट डिपेंड करती है। दूसरा सवाल आपने पूछा था रिगार्डिंग कि पेशेंट्स जो हैं मोस्टली सर्वाइवल के बारे में पूछते हैं। ओवरऑल अगर पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम जब आता है तो सबसे पहला जो साइकोलॉजिस्ट मैडम ने हमें बताया, पहले पेशेंट को काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आते ही उसको उसका सर्वाइवल बताएंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप पेशेंट को कन्वे करना चाहते हैं, उसकी स्टेज के बारे में, उसकी डिजीज़ के बारे में, उसके प्रोग्नोसिस के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में, वो पेशेंट को नहीं समझ आती है फर्स्ट इंटेंट पे। तो आप धीरे धीरे पेशेंट के साथ बात करते हैं एंड धीरे धीरे पेशेंट को ये चीज़ समझाते हैं कि कुछ चीज़ें मैनेजेबल हैं, कुछ चीज़ें नॉन मैनेजेबल हैं। अब कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजेबल हैं, अब बीमारी का एडवांस करना वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नॉन मसल इन्वेजिव अगर ब्लैडर कैंसर है और हम दे रहे हैं और वो मल्टीफोकल हो रहा है, बार बार इंट्रावेसाइकल थेरेपी देने से भी वो नहीं जा रहा है, तो ऑप्शंस फिर सिस्टेक्टमी मतलब ब्लैडर को निकालने की रहती हैं। वो पहले प्रिडिक्ट करना, पेशेंट के फर्स्ट इंटेंट पे प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। बट जैसे जैसे पेशेंट की थेरेपी जाती है, जैसे जैसे हम पेशेंट को सर्वेलेंस में डालते हैं या जैसे जैसे हम आगे के स्कैन्स करते हैं, ट्रीटमेंट इवॉल्व होता है। तो अगर कोई आके ये पूछता है कि हमारा एंड तक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान क्या है, तो वो हमेशा एक इवॉल्विंग स्टेज पे रहता है। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू ट्राई कि कुछ और पेशेंट को एस्केलेशन दे या डी एस्केलेशन करें एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अर्ली स्टेज कैंसर्स का प्रोग्नोसिस, अर्ली स्टेज कैंसर्स में भी लो ग्रेड और हाई ग्रेड, और लेट स्टेज कैंसर्स में भी लो ग्रेड जो थोड़े कम रहते हैं और हाई ग्रेड जो डेफिनेटली ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक एंड पे लो ग्रेड अर्ली कैंसर को रख सकते हैं जिसका सर्वाइवल ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू क्योर रहता है, और दूसरे एंड पे अगर आप रखें हाई ग्रेड कैंसर जो कि मेटास्टाइज होके डिफरेंट ऑर्गन्स में चले गए हैं, उसमें प्रोग्नोसिस डिस्मल रहता है। डिस्मल टू द सेंस कि अगर आप उसमें थेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं, आप सर्वाइवल को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, बट आप जब नंबर्स की बात करते हैं जो पेशेंट सुनना चाहते हैं कि 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, दैट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक स्टेज। अगर वन स्टेज 1 है और स्टेज 4 है तो द कंपैरिजन इज़ अ स्पेक्ट्रम। ओके, ऑसम। आई थिंक एक बड़ा कारण है डॉक्टर साहब की लाइक जैसे आपने बताया कि स्टेज जितनी ज़्यादा स्टेजेस में पेशेंट हमारे पास आते हैं, आपके पास आते हैं, उतना ही मुश्किल हो जाता है कई बार इलाज करना, उतना ही इफ़ आई एम करेक्ट उतना ही महंगा हो जाता है इलाज करना। तो क्या वो चीज़ें हैं? मैं अभी आई थिंक लास्ट मंथ किसी एक मीटिंग का पार्ट था वाराणसी में, और किसी डॉक्टर साहब को मैंने बोलते सुना कि स्मोकिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद और काइंड ऑफ इट, ये एक कारक है ब्लैडर कैंसर होने का। एब्सोल्युटली। तो इसके अलावा और क्या क्या कारक हो सकते हैं और कैसे हम पहचाने? लाइक अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो यूरिन होता है, हिमेचूरिया, जैसे डॉक्टर साहब, मैं समझ गया डॉक्टर साहब, देखा दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। सो जो यूरिन में ब्लड आता है वो पहला साइन होता है और कई बार ये पेनलेस होता है। तो हमको तो पता ही नहीं है ना कि हमारे शरीर में चल क्या रहा है, तो कैसे हम लाइक इट्स अ टफ टास्क, कैसे हम अर्ली डिटेक्ट करें? और मुझे लगता है कि हमारे देश में अर्ली डिटेक्शन की बजाय टाइमली डिटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। कैसे करें बताइए आप। सो स्मोकिंग एक फैक्टर है। जो एक एक्टिव स्मोकर पेशेंट है उसमें चांसेस कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स रहता है।
एक पेशेंट जिसने या एक नॉर्मल आदमी जिसने स्मोकिंग करके भी छोड़ दिया है, चांसेस उसमें भी हाई रहते हैं। रीज़न इसका यह है कि स्मोकिंग के अंदर ऐसे पदार्थ रहते हैं जो यूरिन के थ्रू निकलते हैं एंड हमारा ब्लैडर उसको स्टोर करता है, तो उस स्टोरेज के करके चांसेस ऑफ ब्लैडर कैंसर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग डाई फैक्ट्रीज में काम करते हैं, लेदर प्रोसेसिंग में काम करते हैं, उन लोगों में भी देखा गया है कि चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सरप्राइजिंगली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ब्लैडर में एक ऐसा वर्म भी होता है, अच्छा, जो वर्म क्रॉनिक इरिटेशन करता रहता है एंड वो भी कैंसर स्पेशल टाइप का कैंसर रहता है, जैसे सर ने बताया ट्रांजिशनल, वो एक अलग तरह का कैंसर रहता है, स्क्वैमस। ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट हाँ, तो मल्टीपल कॉजेज रहते हैं कैंसर होने के। एंड आई थिंक जब पेशेंट को कोई भी सिम्टम रहता है, यूटीआई के जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे लोअर यूट्राइन ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स रहते हैं, डिसूरिया मतलब पेशाब में जलन रहना, एकदम से कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ब्लीडिंग, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं कि आपने एक नॉर्मल फिजिशियन पर जाके एंटीबायोटिक लिया, ठीक है, मान लीजिए थोड़े दिन के लिए ठीक हो गया, फिर वो वापस से रिकरेंट हो गया। सम पेशेंट्स में शुगर का इशू भी रहता है ऐसे में, तो वो फिजिशियन सॉर्ट आउट कर सकता है। बट किसी को ये रिकरेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एज ग्रुप यही 40, 50, 60 वाला, कभी एक आधी ब्लीड हुई, नज़रअंदाज कर दी, घर वालों से नहीं बताया, इवेंचुअली वो थोड़े लेटर स्टेज में फिर हमारे पास आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट्स को ऐसे इश्यूज रहते हैं तो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स अपने आप ना करें, केमिस्ट से जाके अपने आप दवाइयाँ खुद खा के घर पे ना बैठें। समटाइम्स अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे जैसे इनका पता चला था कि मास था, उसके बाद ही सारी कहानी शुरू हुई। तो अगर आप अपना सिम्टम लेके घर पे बैठेंगे या डॉक्टर पे जाएंगे तो यू विल बी इन 2 डिफरेंट बोट्स। तो ये एक तरीका हो सकता है कि कैसे हम टाइमली डिटेक्शन कर सके कि अगर कुछ भी अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू अनदर क्वेश्चन, फातिमा जी है यहाँ पे, आपको बीमारी जो पहला सिम्टम आया था हेमाचूरिया जिसे आपने बताया, उससे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में टाइम कितना लगा? 6 to 7 months। 6 to 7 months। और आपको कितना लगा आनंद जी? 9 महीना पूरा। 9 महीना, बाप रे। तो कैंसर जो एक बड़ी गंभीर बीमारी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जैसे 6 महीना या 6 से 7 महीना या 6 से 9 महीना अगर हम मान लेते हैं, तो आई एम श्योर इसमें बीमारी थोड़ी बढ़ी होगी। और कैसे इस पीरियड को हम कम कर सकते हैं, ये मेरा सवाल आप दोनों से है कि कैसे आम आदमी ये समझे कि, क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब परेशानी का विषय है कि हम आते ही लेट स्टेज में हैं और बहुत सुनने में भी खराब लगता है, तकलीफें भी होती है, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम ये पीरियड कम कर सकें? इसमें मतलब बहुत ब्रॉड सा आंसर मैं देना चाहूँगा। जनरली इन कैंसर्स के लिए जो, तो क्या होता है कि कुछ कैंसर्स हमारे ऐसे रहते हैं जो शरीर में सुपरफिशियली रहते हैं। तो जब कोई चीज़ हुई, मान लीजिए मुंह का है, जबड़े का है, तो हमें या स्किन का है, तो वो दिख जाता है, जैसे ही होता है, शुरुआत होती है तो हमें दिख जाता है, तो हमें पता रहता है कि क्या चल रहा है। और फिर हमारे कुछ अंदर के ऑर्गन्स रहते हैं, लेकिन वो ऑर्गन्स ऐसे रहते हैं जो या तो अंदर अगर उसमें कोई तब्दीली हुई या कोई बदलाव हुआ तो कोई सिम्टम या कोई परेशानी करेंगे, और तीसरे कुछ ऐसे ऑर्गन्स रहते हैं जो काफी डीप सीटेड रहते हैं, जिसमें हो सकता है कि कई बार 6-6, 7-7 सेंटीमीटर के भी अंदर ट्यूमर हो और साइलेंट हो, जैसे किडनी और पैनक्रियास खासतौर से इस तरह के ऑर्गन्स रहते हैं जो एकदम शरीर के पीछे वाले हिस्से में रहते हैं, जिसको रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं, और वहां पे कई बार बड़े बड़े ट्यूमर्स एडवांस स्टेज पे आते हैं, कभी कोई सिम्टम नहीं हो। पेशाब की थैली के जो ब्लैडर कैंसर की अगर हम बात करें तो उसमें पेनलेस हेमाचूरिया जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स या लट्स बोलते हैं, कि बार बार पेशाब बहुत फ्रीक्वेंटली आना, रात में बार बार उठना करके, या कुछ ऐसे कि हमने 2-3 बार यूटीआई के लिए के हिसाब से ट्रीटमेंट करा लिया अपने, चूँकि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स भी मिल जाती हैं, तो लोग अपना जो है कई बार सेल्फ मेडिकेशन जो रहती है वो करके कर लिया है। लेकिन अगर ये चीज़ें बार बार सिम्टम्स हो रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आई थिंक उसको एक जो है प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी हो जाता है।
जनरली एक डिक्टिम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो शरीर जो एक फैक्ट्री है जो भगवान ने दी है, शायद सबसे सुंदर फैक्ट्री है। अगर उधर आपको ये फील हो कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आप उसकी सुने और उसके बारे में जो है कुछ ना कुछ मदद लें। ये तो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप इस दिक्कत के लिए किससे आपको मिलना चाहिए, मतलब किस तरीके के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो आइडियली तो अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिल सकें तो दैट विल बी द बेस्ट। जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि सारे यूरिनरी ऑर्गन्स को देखते हैं, बिकॉज हम ये बात सही है कि आज हम कैंसर के विषय में बात कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात कर रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उस पर ध्यान जाता है। लेकिन इसका दूसरा एक्सट्रीम ये होगा कि जिस दिन किसी को थोड़ी सी कोई पेशाब में जलन हुई, पता चला ये वीडियो देखने के बाद वो अपने को कैंसर सोचने लगे, ऐसा नहीं है। तो ये कि यूरिनरी ब्लैडर के जो सिम्टम्स हैं पुरुषों में, एल्डरलीज में जो ये लोनरी ट्रैक्टम सिम्टम्स हैं, ये एक बहुत साधारण सी या बहुत कॉमन सी बीमारी जिसको हम एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, उस कारण से रहते हैं कि उसकी वजह से भी हेमेचुरिया, उसकी वजह से भी जो है पेशाब में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना ये हो सकता है, या पेशाब की धार कमज़ोर हो सकती है। महिलाओं में यूटीआई जो है सिम्टम्स, सो यूटीआई या एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट मेल्स में, या फिर स्टोन डिजीज, ये कहीं ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं कंपेयर टू अ ब्लैडर कैंसर। बट एट द सेम टाइम इन सब बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं वो कहीं कहीं ब्लैडर कैंसर के साथ ओवरलैप करते हैं। तो अगर हमें ये सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स नहीं, अपने इलाज से नहीं ठीक हो रहे या पहले इलाज से नहीं ठीक हो रहे, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हमको दिखा करके और फिर जो है उसका सही वो कराएं जी। और चूंकि ब्लैडर भी एक अंदरूनी ऑर्गन है, डीप सीटेड पेल्विस में है ऑर्गन, जो कि हमारे शरीर का सबसे नीचे का हिस्सा रहता है। तो सबसे जो साधारण और इजीली एक्सेसिबल इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासाउंड। एक अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें अगर पेशाब की थैली में पेशाब भरा हुआ चल रहता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड हमें इमीडिएटली बता देता है कि क्या चल रहा है। कुछ रेयर तरीके के कैंसर्स ब्लैडर के ऐसे रहते हैं जो अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़े जाए, बट अधिकतम जो कैंसर्स रहते हैं वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड किडनी पे भी नज़र मार लेता है, यूरेटर में भी थोड़ा देख लेता है, और पेशाब की थैली में भी देख सकता है कि क्या हो रहा है। जो यूरिन रूटीन जो है, यूरिन की जो जांच है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लीडिंग है, जो हिमेचुरिया है, वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। मतलब कि एक बार कभी होकर के चला गया, आपको लगा कि ये तो ठीक हो गया है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो अभी भी कंटिन्यू होता जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया। तो वो एक यूरिन रूटीन है। और पेशाब की थैली में के कैंसर्स या ब्लैडर कैंसर में एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है कि जो वॉइडेड यूरिन है, मतलब जो पेशाब की हुई है, उसमें भी कैंसर सेल्स पकड़े जा सकते हैं अगर इस पूरे के पूरे ट्रैक में कहीं पे भी कैंसर है। तो उस जांच को यूरिन साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी अक्सर कैंसर्स में यूज होता है। महंगा होता है टेस्ट? महंगा नहीं होता है, लेकिन इस टेस्ट को इंटरप्रेट करना और देखने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत रहती है। तो जो साइटोपैथोलॉजिस्ट रहते हैं जो उसको देखते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको देखने का। तो इस तरीके से शुरुआत होती है डायग्नोसिस, या जब समझ में आता है कि भाई ये बीमारी शायद इस दिशा में जा रही है, तो उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन होता है, ब्लैडर के अंदर झांकना या देखना, सिस्टोस्कोपी होती है, तो और बाकी टेस्ट फिर किए जाते हैं। अमेजिंग। जो आपकी बात से मैं अगर एक इम्पेरेटिव निकालूं तो ये कि भाई अगर यूरिन से रिलेटेड या यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है तो एक बार एक स्पेशलिस्ट को जाके दिखा लीजिए। कम से कम ये ही रूल आउट करा लीजिए कि ये कैंसर या कोई बड़ी बीमारी नहीं है, चैन की नींद सोइए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, कैसे इस विंडो पीरियड को हम कम कर सकते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया 6 मंथ्स एंड 9 मंथ्स, अगर आप हमारे यहाँ का टर्न अराउंड टाइम देखें और पेशेंट जैसे किसी सिम्टम के साथ आता है तो यूजुअली हम लोग इमीडिएटली टेस्टिंग करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, मैक्सिमम विद इन 10 to 15 डेज़ हमारी सब रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो अगर आप मैक्सिमम खींचना भी चाहें तो मंथ तो हमारे लिए खुद के बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो 6 months and 9 months बहुत अनबिलीवेबल लगता है विद द काइंड ऑफ स्पेशलिटीज़ आजकल अलग अलग फील्ड्स में आनी शुरू हुई हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली मतलब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, पेशेंट, सिस्टम एंड लॉजिस्टिक्स। तो अगर हम पेशेंट रिलेटेड बात करें
तो उसको घर से लाना तो बहुत मुश्किल है। बट अगर पेशेंट को सिम्टम के बारे में पता है एंड सर जैसा बता रहे हैं कि ही हैज़ टू गो एंड सी एक स्पेशलिस्ट या एक फिजिशियन, ताकि एक बेसिक अल्ट्रासाउंड, एक बेसिक यूरिन टेस्ट करके आप इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन को एटलीस्ट सेपरेट कर पाए। बात रही सिस्टम की कि आपको ये नहीं पता जाना कहाँ है, तो एटलीस्ट इस माध्यम से वी आर टेलिंग कि एक यूरोलॉजिस्ट वुड बी द राइट पर्सन जो आपके यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ को या पुरुष रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस कर सकता है। एंड तीसरी बात रही लॉजिस्टिक्स की, सो सरकार हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। महात्मा गांधी जो स्कीम है, जो ज्योतिबा फुले स्कीम है, आयुष्मान भारत है, सो देयर आर मल्टीपल स्कीम्स। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आप एनरोल करवाना चाहें तो बहुत दिक्कतें होती हैं। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में भी वो स्कीम्स हैं। इनिशियली ऑन रोलिंग में आपको 1 से 2 दिन लगते हैं, आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, बट एक बार अगर आप उस पर आ जाते हैं और पैसा इज़ द इशू कि आप 6, 9, 10 मंथ्स तक इसको डिले कर रहे हैं, तो दैट फैक्टर कैन बी टेकन केयर। एंड अगर आप एंड यूज़र की तरफ देखें तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को कन्वर्ट किया है जिनके पास पैसे नहीं थे और जो आज के टाइम पे ट्रीटमेंट फ्री हैं। सो अगर हम फैक्टर्स को देख के चलें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इन तीनों चीज़ों में से विच कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ। देयर इज़ द पेशेंट, बट उसकी विल चाहिए एक सही आदमी को दिखाने के लिए। उसके बाद का टाइम बहुत छोटा रहता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हमको समझना चाहिए, अपनी बॉडी की सुननी चाहिए जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस बहुत महंगे होते हैं। हम रुख करते हैं आनंद जी की तरफ और फातिमा जी की तरफ, और बीच में हमारे लेखिका जी। आप दोनों, आनंद जी और फातिमा जी, हमें ये बताइए कि जब भी डायग्नोसिस, मतलब एक लगता है लाइक जितने हम कुछ हज़ार पेशेंट्स को करीब नेविगेट करते हैं साल में, और हम मतलब सबका एक कॉमन सा ये है, मतलब किसी को ऐसा नहीं लगता कि अरे कैंसर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लाइक इट कम्स एज अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग इमोशन। टूट जाते हैं हम, बिखर जाते हैं, और इसके बारे में बात भी करना मुश्किल होता है। पहले तो हमको खुद एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या लगता है, और अदर मेरा सवाल शायद गलत है, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या थे, मतलब आपने कैसा महसूस किया? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें वो देख रहे होंगे जो शायद अभी अभी डिटेक्ट हुए हैं ब्लैडर कैंसर से, क्योंकि हमारा एक बहुत स्पेसिफिक सा टॉक है। तो ये शायद नॉर्मल पब्लिक, जैसे हम लोग भी पहले जब हम कैंसर से रिलेटेड नहीं थे तो हमको लगता था यार किसी और के लिए है, लेकिन आज हमको लगता है कि यार ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। सो आपके मन में क्या विचार है? क्या वो द्वंद्व था, क्या वो परेशानियां थी, लड़ाई खुद से खुद की क्या थी? पहले फातिमा जी से जानेंगे, फिर आनंद जी से जानेंगे, और फिर लेखिका जी से जानेंगे। ऑफ कोर्स शॉकिंग तो था, बट लेकिन मैं डेस्टिनी पे बिलीव करती हूँ, तो मैं इतना डरी नहीं। फ्रैंक सर्वाइवर हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे इसको फाइट करना है, ब्रेवरी के साथ फाइट करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए फाइट करना है, और जो भी होना है वो डिसाइडेड है बाय गॉड। क्योंकि लोगों ने उसको बोल दिया है कि डेथ सेंटेंस है, पर कोई ये नहीं डिसाइड कर सकता, कोई नहीं बोल सकता कि कितना टाइम है किसके पास, अनटिल एंड अनलेस जब तक गॉड नहीं चाहेगा कि हाँ टाइम पूरा हो गया है, तब तक कोई भी डिसीज या कोई भी चीज हमें मार नहीं सकती। आप सही बोल रहे थे डॉक्टर साहब। वेल, और जब देखिए, एक तो सिर्फ डेथ वाली चीज होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कैंसर हो गया है, हम अब तो खत्म है। हाँ, तो लोगों ने ऐसा बना दिया है ना उसका कि नहीं बस अब ये हो गया तो अब तो ये कल परसों में हो जाएगा। राइट। लेकिन चिंताएं तो देखिए होती हैं, लाइक कभी अगर हमें कोई चोट भी लग जाती है ना, तो हम पहले सोचते हैं अरे मैं काम पे कैसे जाऊं। पर चिंता करके होगा भी क्या, क्योंकि हमें उस टाइम मॉरल सपोर्ट चाहिए रहता है, और कोई भी हमारे लिए इतना फ्री नहीं बैठा है कि वो हमें हर दिन हर टाइम मॉरल सपोर्ट देता रहे। तो ये हमारी खुद से फाइट है, तो इसको हम जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए फाइट करेंगे तो उतना जल्दी ही ओवरकम होंगे। अमेजिंग, थैंक यू। आनंद जी, आपको जब पहली बार पता चला कि मुझे कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या मन में ख्याल आए, क्या विचार आए? क्योंकि देखिए आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। कैसे आप बढ़े?
आगे तो मुझे तो भाई तो आके मुझे रिपोर्ट देख के बताए थे, मतलब बोले ही नहीं मुझे, सब लोग को, रिश्तेदार को, सब लोग को बुला रहे थे घर में बुला रहे, तो मेरे को 1 दिन गया 2 दिन गया, कुछ भी बोले नहीं, उन लोग साइलेंट से ऐसी बात करते मुझे पता चला कुछ प्रॉब्लम हो गया करके। फिर मेरे को तीसरा दिन मुझे पता चला तो ऐसे सब प्रॉब्लम है करके मुझे भाभी से पता चला तो फिर मैंने 1 दिन सिर्फ फेल हुआ था, बस 1 दिन फेल हुआ था। दूसरा दिन मैंने सुबह जो हुआ दिमाग से हटा दिया, मैंने बोला इसका आगे क्या करने का, फ्यूचर क्या करने का, अभी तो पता चला, इतना दिन पता नहीं चला, ऐसा करके। फिर उसके बाद में मेरा मामा ने बोला कि चलो टाटा में अभी जाना पड़ेगा करके। टाटा में फिर आया, जो ट्रीटमेंट जो करने का था, जो आगे क्या हैंडल करने का था, वही मैं फॉलो करते आया फिर। और आपको कभी ये डिटेक्ट हुआ था? ये मुझे हुआ था 22 में हुआ था, 22 में स्टार्टिंग में हुआ था। उसका पहले मेरे को लूज मोशन का स्टार्ट था 2021 में। ओके। लास्ट में मुझे दिसंबर में आसपास में, जनवरी में मुझे पता चला इससे प्रॉब्लम है करके। तो 2022 से 2025 अभी आप देख सकते हैं आनंद जी को, एकदम हेल्थ एंड हार्टी हैं और काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। हम और बात करेंगे इनके बारे में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम आते हैं लेखिका जी के पास। लेखिका जी, हमें बताइए कि इमोशनली और मेंटली बहुत ड्रेनिंग है किसी को भी ये जानना कि उसे या उसकी फैमिली में स्पेशली लव्ड वन को कैंसर है। क्योंकि देखिए एक एटीट्यूड होता है कि चलो भाई ठीक है, जो हो गया अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कड़ी होती है जब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो समय बहुत टफ होता है। तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहती हैं या क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं? कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम ओवरकम करें? एक प्रोसेस है जिसे मैंने बताया था कि हमको जब पता चलता है, और जिसे भी फातिमा जी ने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, सो उनका तो एक स्टॉइक एक्सेप्टेंस था, पर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हर एक का कोपिंग जो है वो अलग अलग है। जब भी कोई भी जैसे कैंसर जैसी बात हमको पता चलती है तो हर एक का रिएक्शन अलग है, और कुछ भी गलत नहीं है, ये सारा नेचुरल रिएक्शन है। अगर शॉक भी होता है या स्ट्रेस भी होता है या वो पल के लिए जैसे मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हम हो जाते हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये सारा इनिशियल रिएक्शंस ऑफ कैंसर डायग्नोसिस है जो हम पेशेंट में देखते हैं। तो ये एक फेज है, ये फर्स्ट फेज है, मतलब इमोशनल डिस्ट्रेस का रिएक्शन का एक फर्स्ट फेज है जो कि नॉर्मल है। तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना जरूरी है। ऐसा नहीं अरे कुछ नहीं होगा, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बोलना बहुत आसान है कि टेंशन मत लो, ये बोलना बहुत आसान है, पर ये होता नहीं है। इसके लिए हर एक को समय देना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास पेशेंट ये चीज के लिए रेफर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस है, अगर वो नहीं संभला जाता है, मतलब एक एंजाइटी के सिम्टम्स ज्यादा दिख रहे हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इज द कैंसर डायग्नोसिस, दो इट इज कैंसर डायग्नोसिस, बट दैट ही इज नॉट एबल टू एडजस्ट विथ दिस सिचुएशन। तो काफी डिस्ट्रेस मतलब काफी हद तक होता है कि जो हम बोलते हैं बाद में कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, क्योंकि कैंसर के बीमारी में जो कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो कॉमनली देखा जाता है वो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का कारण है कि स्ट्रेस है, और स्ट्रेस किसकी वजह से है? कैंसर। और सिर्फ कैंसर नहीं, लोगों ने जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टिग्मा की, मिसकंसेप्शन की, तो जैसे कैंसर मतलब डेथ, कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। लोग किसी से सुनते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर किसी से सुनते हैं, और हमने देखा है कि सुनी सुनाई बातों पे भी बहुत इजीली हम विश्वास कर लेते हैं, और जो कि हम स्ट्रेस में है तो और भी ज्यादा हमको निगेटिव चीजें जो है वो कैच कर लेती है। तो ये भी एक कारण है। तो ये स्टिग्मा, जैसे अभी अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, ये भी प्लेटफॉर्म मतलब इसके लिए है, तो मैं यही बोलूंगी कि ये इससे तो हमको मतलब जो बाकी लोग हैं उनको ये फायदा मतलब कर लेना चाहिए कि नहीं, कैंसर की बीमारी जैसे हम सोचते हैं कि देखती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको उसके लिए खुल के बात करने की जरूरत है जी। हम बात नहीं करते हैं, हम कुछ भी सवाल नहीं पूछते हैं, हम अपने मतलब अपने आप को नहीं पूछते हैं, या अपने आप को ही पूछ लेते कभी कभी। पर जो स्पेशलिस्ट है तो हम पेशेंट को बोलते हैं
जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि अभी ट्रीटमेंट हुआ है, पूछते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हुआ या क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, क्या सर्जरी के बारे में डॉक्टर ने बात की है। डॉक्टर बात करते भी हैं पर कभी कभी उनको उतना नहीं समझ में आता है पहली बार में, तो हम बोलते हैं कि नहीं आप डॉक्टर से बात कीजिए, दिस इज योर राइट कि आपको क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। जैसे भी आपको डॉक्टर बताएंगे इजी लैंग्वेज में तो आप पूछिए, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना, जैसे एक इंफॉर्मेशन नहीं होती है उसकी वजह से डिस्ट्रेस होता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता है। बहुत बार केयर गिवर जो होते हैं वो इतने ज्यादा एप्रीहेंसिव होते हैं कि वो डायग्नोसिस शेयर करना नहीं चाहते हैं कि मेरा पेशेंट उसको कैसे लेगा। पर हम ये बोलते हैं, मतलब वी आर नॉट द राइट पर्सन टू डिस्क्लोज द डायग्नोसिस, पर हम इतना जरूर बोलते हैं कि अगर आपके पेशेंट की विश है, डिजायर है कि उनको खुद के बारे में जानना है, क्योंकि ट्रीटमेंट उनके ऊपर हो रहा है। अगर उसका एग्जाम है उसको तो पता हो कि उसका एग्जाम है। करेक्ट, तो उनको पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, क्योंकि सिर्फ ट्रीटमेंट लेंगे पर क्या चीज का लेंगे, क्यों आए हैं टाटा में, क्योंकि ये पता होता है कि टाटा में तो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, तो ये बताना जरूरी है ताकि वो अपने ट्रीटमेंट में अच्छे से कोऑपरेट कर पाए। तो ये भी एक मतलब डिसीज का कारण होता है, तो खुल के बात कीजिए। मैं फैमिली को भी बोलूंगी कि आप बात कीजिए। हाँ, अगर ऐसे लगता है कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं तो आपके डॉक्टर का, यूनिट डॉक्टर का आप सपोर्ट लीजिए, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट। तो इसमें ऐसे होते हैं कि जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन अगर ये ज्यादा हद तक बढ़ता है कि वो सिर्फ साइकोथेरेपी से, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन मैनेज नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे साइकोनोलॉजी टीम में, जैसे मैं साइकोनोलॉजिस्ट हूँ तो साइकेट्रिस्ट भी है, क्योंकि साइकोनोलॉजी टीम में सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकेट्रिस्ट है, मेडिकल सोशल वर्कर है। साइकेट्रिस्ट जो है वो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइलेटिक टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि ये पीरियड है ट्रीटमेंट का, और ये ट्रीटमेंट में फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की बहुत जरूरत है। जैसे सर ने बताया कि एक साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते हैं, वो साइकोलॉजिकल भी होते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस एक फिजिकल साइड इफेक्ट है, पर स्लीप डिस्टर्बेंसेस के पीछे जैसे एंजाइटी हो गया या डिस्ट्रेस हो गया, जैसे लो मूड हम जिसको मतलब बोलते कि परवेजिव लो मूड, एनहेडोनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये सारी चीजों का असर उनके सिस्टम पे होता है। और ट्रीटमेंट में ये फिटनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप मेंटली फिट होना, साइकोलॉजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो हम उस पीरियड के लिए हम कुछ मेडिसिन उनको देते हैं, लोअर डोजेज में देते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन चेक करके। साइकेट्रिस्ट इज द राइट पर्सन कि वो इंटरेक्शन चेक करते हैं कि कीमो के ड्रग्स के साथ साइकोट्रोपिक कौन से मेडिसिन जाएंगे। ये तो भी आजकल सब लोग भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारा बर्डन उसके लिए कम होता है। बिकॉज मुझे पता है कि इनिशियली मैं जब ज्वाइन हुई थी तो कंटिन्यूसली इंटरेक्शन के लिए पेशेंट जो है रेफर किए जाते थे। तो ये एक चीज होती है कि आपको ट्रीटमेंट लेना है, पर ये ट्रीटमेंट के दौरान आप जितना ज्यादा इमोशनली लाइट रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, जैसे अभी चिंता के बारे में बात कर रहे थे, तो चिंता होनी चाहिए, हम सबको चिंता होगी, चिंता नॉर्मल है। पर अगर वो चिंता आपके फिजिकल फिटनेस को या आपके फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करती है, तब तक आपकी चिंता नॉर्मल है। पर आपके फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है, आपके जो मतलब जैसे बहुत जरूरी फंक्शन है, नींद है, एपेटाइट है, आपका फटीग है, आपका एनर्जी, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको जरूर साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। अगर ऐसे लगता है, क्योंकि वो भी एक स्टिग्मा है, हमारे सर्विसेज में डिपार्टमेंट में आना भी एक मतलब बहुत ज्यादा एक बर्डन महसूस करते हैं कि कैसे जाए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्यों भेजा है मुझे। एक्चुअली मतलब एक्सपीरियंस होता है, हम जाते हैं वार्ड में, वार्ड से इनपेशेंट रेफर किए जाते हैं, किसने भेजा, क्यों भेजा, मतलब दे आर नॉट हैप्पी, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा रिएक्ट हो जाते हैं। हमको उसका भी सामना करना पड़ता है, बट हमें पता है कि ये भी उनका एक मतलब कॉमन रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है, उनको नहीं पता चला है, सो वी डोंट फील बैड, हम समझते हैं उनकी परिस्थिति, तो उनको हम बहुत अच्छी तरह से
उनको बताते कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपके डॉक्टर जो कि आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपसे रोज मिलते हैं, तो वो देखते हैं कि मतलब शायद आप कुछ आपकी परेशानी है। और ये एक तरह का एक सपोर्ट है, एक तरह का सपोर्ट है, क्योंकि हम सभी को स्ट्रेस हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। अगर मैं आपकी जगह होती तो डेफिनेटली मैं ये महसूस करती जो आप महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हैं, हमारे सर्विसेज है, तो ये सर्विसेज का इस तरह से फायदा होता है, इसलिए हमारे सर्विसेज यहाँ पे होती है। नहीं तो हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सो इन नटशेल, अगर आपको केओस है, मन में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। सो क्योंकि समय की बहुत सीमा है, सो आई मतलब कुछ एक पॉइंट्स हैं जो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा समय आपका और चाहूँगा। विल क्विकली एड्रेस दोज पर्टिनेंट इश्यूज जो कॉमन लाइफ में मतलब आम जिंदगी में जो हमारे पेशेंट सर्वाइवर्स हैं वो महसूस करते हैं, केयर गिवर्स महसूस करते हैं, उनको हम क्विकली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सिस्टर सोनल, बहुत सारे लोगों को स्टोमा से लेकर बहुत सारी लाइक भ्रांतियाँ होती हैं, मतलब वो क्या 3 चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को या केयर गिवर्स को स्टोमा के बारे में जानना चाहिए और कैसे मैनेज करते हैं उसको? ओके, पहली बात तो यह है कि उनका बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उनका टॉयलेट का जो यूरिन का रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल रास्ते से नहीं कर पाते हैं, तो उनका बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाता है। तो लेकिन वो जो ब्लैडर निकालना, वो उनका एक ट्रीटमेंट का प्लान है और वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकालते हैं तो बीमारी बढ़ सकती है, दूसरे ऑर्गन्स को फैल सकती है, तो वो सर्जरी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, लेकिन अगर ब्लैडर निकल जाता है और यूरिन का रास्ता पेट के ऊपर आता है, तो उसके साथ वो नियर टू नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं जिनका ऑपरेशन नियरली एज 45-50, वो जो बहुत सारे पेशेंट्स का डायग्नोसिस का एज रहता है, वो ये एज में बहुत सारे पेशेंट डायग्नोसिस होते हैं। तो 45-50 ईयर्स, 55-60 ईयर्स अगर डायग्नोसिस होके उनका सर्जरी होता है, तो वो पेशेंट का सर्वाइवल रेट जो है वो मतलब वो 90-93 ईयर्स का भी पेशेंट अभी भी मेरे पास बैग लेने के लिए आता है। मतलब अगर उनका बीमारी एक बार पूरा जड़ से निकल जाए तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उनको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको फॉलोअप कंटिन्यूस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर ऐसा 100% अच्छा होगा वो गारंटी कोई भी पूरा वर्ल्ड में नहीं दे सकता है आपको। तो वो वापस आने की चांसेस बहुत कम रहती है, लेकिन होती है, 1% तो होती है। तो वो 1% अगर होती है तो उसके लिए फॉलोअप रखना, फॉलोअप में जैसे ईयरली फॉलोअप रहता है, 2 ईयरली फॉलोअप रहता है, उसमें फॉलोअप में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर गगन ने बताया साइटोलॉजी, जो वो एक करके देखते हैं, फॉलोअप में भी करते हैं, सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें किए जाते हैं क्योंकि वो देखने के लिए कि बीमारी वापस ना आए, वापस आई है नहीं आई, या वो रूटीन चेकअप हो जाता है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति का आजकल हेल्थ चेकअप पैक्स रहते हैं, जो उसमें करते हैं ना हर एक काम भी, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए और कैंसर के लिए भी, PSA जो करते हैं, इसके लिए भी ये किया जाता है ताकि उनको बीमारी वापस आया नहीं आया वो चेक करने के लिए, वो एक है। और एक बार अगर ऑपरेशन हो जाता है तो उसके साथ वो नॉर्मल रह सकते हैं। तो कैसे रह सकते हैं, तो हम लोग हर एक पेशेंट को सिखाते हैं कि स्टोमा का केयर कैसे लेना है, मतलब वो बैग खाली कैसे करना है, बैग निकालना कैसे है, दूसरा बैग बदलना कैसे है, क्योंकि कितनी फ्रीक्वेंसी पे बदलते हैं बैग? वही यूजुअली एवरी वीक 5 to 7 डेज में बैग बदलते हैं। और अगर एक्सीडेंटली इधर उधर होके अगर कभी लीक, ऐसे लीक तो होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो तुरंत बदलना पड़ता है। ओके, तो एवरी 7 डेज में वंस अ वीक बैग को बदलना जरूरी है। थोड़ा बहुत क्लाइमेट के ऊपर भी रहता है, अगर गर्मी ज़्यादा रहेगी तो बैग मेल्ट होता है तो ज़रा जल्दी बदलना पड़ता है, और ठंडी में थोड़ा सा 8 से 10 दिन में भी बैग बदल सकते हैं।
तो वो केयर कैसे लेने का, वो हम हर एक पेशेंट को ट्रेन करते हैं। हम लोग पेशेंट को इंडिपेंडेंट करते हैं, पेशेंट को ही बदलना, बैग कैसे निकालना है, बदलना है, वो हम पेशेंट को ही सिखाते हैं। क्योंकि अदरवाइज पेशेंट को क्या होगा कि हर एक चीज के लिए केयर गिवर या जो उनका रिलेटिव रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और वो उनका डेली जो काम है, या काम पे जाना है, या उनका रूटीन जो वर्क है, या बच्चे कभी कभी स्कूल एज कॉलेज वाले बच्चों को भी होता है, तो उनका कॉलेज जाना या जॉब करना वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो स्ट्रेस रहता है ना, अगर मेरा बैग लीक हो जाए तो क्या करूं। वो सोशल एक्टिविटीज जो है उनका वो कंटिन्यू करते हैं। हर हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आपके पास में किधर भी घर से बाहर निकले तो आपके पास में एक बैग और बैग लगाने का सामान रखने का, प्रीवियस मेजरमेंट का एक बैग कट करके रखो, ताकि एक्सीडेंटली अगर इधर उधर काम पे या रास्ते में किधर भी बैग लीक हो गया तो वहां के वहां चेंज कर सकते हैं। उतना हम लोग उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। उसके साथ हम लोग उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आ सकते हैं, वो हम लोग बताते हैं। और उसमें उनको मतलब इनिशियली वो लोग क्या केयर ले सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रेगुलरली केयर लेके, और उनका हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और अगर स्किन प्रॉब्लम, मतलब क्या, स्किन इरिटेशन हो गया या कुछ उनको ईचिंग होता है, कभी कभी कंटिन्यूअस यूरिन बैग रहता है तो ईचिंग होता है गर्मी की वजह से, कभी कभी मतलब ऐसे उनको लगता है यूरिन का स्मेल आ सकता है। वैसे बैग जो अभी नए नए बैग जो आए हैं मार्केट में, वो बैग ऑर्डर प्रूफ भी है और लीक प्रूफ भी रहते हैं, अच्छा से फिक्स हो जाते हैं। कुछ कुछ बैग है वो मतलब पेट के ऊपर रहते तो उनको फील नहीं होता है कि उनके स्टोमा, मतलब बैग पेट के ऊपर बैग है, और वो कुछ अलग से फील नहीं होता है। जैसे सम बैग्स है वो शर्ट मतलब कपड़े के अंदर रहते तो दिखाई नहीं देते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये पेशेंट को स्टोमा है, उनको पेट के ऊपर बैग लगाया हुआ है। जैसे अब आनंद जी को भी देख सकते हैं कि उनको देख के नहीं लगता कि उनके पेट के ऊपर उनका ब्लैडर का भी है और स्टूल का भी है, दो दो बैग है, नहीं देख, आपको लगता है कि उनके पास देख के कि उनको दो दो बैग्स है। तो ये कैसे वो नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं उनको, और पेशेंट नहीं लगे, ऐसा हम लोग उनको बनाते हैं ना। उनको हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी हो जाता है लेकिन उनका सर्जरी के बाद में का रिहैबिलिटेशन जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मानसिक तरह से जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं हम लोग भी करते हैं, सोशल वर्कर्स करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ कुछ उनको चीज़ें हेल्प करते हैं। ये सब ऑल टुगेदर का जो काम है वो ऑल टुगेदर हम लोग भी करते हैं। और कुछ एक्सटेंड चीज़ें जैसे मैडम ने बोली कि थोड़ा सा स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाता है, तो हम लोग को स्पेशलिस्ट की मदद लेनी ही पड़ती है। हर एक पेशेंट हम लोग उनके पास में नहीं भेज सकते हैं। और जैसे आपने बोला कि साइकोलॉजिस्ट के पास में भेजा तो उनको लगता है कि अभी मैं क्या पागल हूँ, इनके पास में जाए, तो हम लोग भी वो हिसाब से केयर लेते हैं और उनका मतलब कॉन्फिडेंट बनाते हैं हम लोग कि वो उनका नॉर्मल लाइफ जी सके। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सिस्टर। आनंद जी, आप जैसा सिस्टर ने बताया कि आप बैग है, और आप भी जब आए तो मुझे नहीं लगा कि मतलब आपने स्टोमा लगाया हुआ है, कुछ ऐसा है। आपकी दिनचर्या आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये जानना हमारे ऑडियंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोमा लगाने के बाद या सिस्टेक्टमी कराने के बाद, या जब ब्लैडर सिस्टेक्टमी सही वर्ड है डॉक्टर साहब, उसके बाद जो है नॉर्मल लाइफ कैसी रहती है, आप क्या, आपकी दिनचर्या क्या है, मतलब आप कैसे कैसे मैनेज करते हैं। आप ट्रेन में आए हैं यहाँ तक, और मुझे लगता है कि दूर से देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं और आपने स्टोमा बैग लगाया। आपकी एक डेली जो है रूटीन लाइफ अगर आप बता सकें, क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जिससे कि अभी मैडम ने जो बोला है, जैसे कि हम लोग जैसा फॉलो करते आ रहे, ऐसा मतलब एक बैग हम लोग यूज़ करते हैं 5 दिन 6 दिन ऐसा यूज़ करते। जैसा घर में हम लोग जो वर्किंग करते ही रहते हैं, वो घर का आप नहा धो भी सकते हैं, नहा धो एकदम क्लियर से निकाल के हम लोग पूरा स्नान करते ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। उनका मतलब ये है कि बैग, दोनों बैग जो है वो एक दिन में निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं, स्टोमा को खुला रखते हैं और अच्छा से स्नान करते हैं। स्नान करते हैं पूरा मतलब आजू बाजू स्टोमा के बाजू का जो स्किन रहता है, चमड़ी रहता है, वो साफ करते हैं सोप एंड वाटर से, खुला रखे, और उसके बाद में वो बैग लगाते हैं। और अपने जैसे मैंने बोला 6 से 7 दिन में बैग चेंज करते हैं, तभी हम लोग उनको डिस्पोजेबल मतलब ये वाटर प्रूफ ये देते हैं, एप्रॉन देते हैं। वो एप्रॉन जो रहता है वो दोनों स्टोमा बैग के ऊपर लगा के वो एवरीडे स्नान करते हैं, क्योंकि हर दिन वो बैग नहीं निकाल सकते ना, लेकिन हर दिन उनको उनका पर्सनल हाइजीन या स्नान करना बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी है, क्योंकि उनको स्वच्छता
बॉडी की स्वच्छता रखने के लिए जरूरी है, तो वो वैसे होते हैं। करेक्ट, ऑसम। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब। आई नो काफ़ी सारा समय हमने व्यतीत किया है साथ में और बहुत कुछ सीखा भी है और हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा है। पहली चीज़ जो है नॉर्मलसी, जब हम बोलते हैं कि हमें कैंसर हुआ या हमारे परिवार में किसी को कैंसर, नॉर्मल कैसे आए वापस लाइफ में। तो एक तो हमारी दिनचर्या, क्योंकि शरीर जो है एक मतलब पहले जैसा नहीं रह गया है और इमोशंस भी बहुत सारे चेंज होते हैं। सेक्सुअल वेलनेस इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, उसके बारे में मुझे बात करनी। मेंटल वेलनेस के बारे में हमने लिखे वजह से बात करी है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और अगर आप में से कोई अगर बताना चाहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज़ करिए, या क्या कंसर्न्स होते हैं, बिकॉज ऐसी चीज़ें जो है लोग आई डोंट नो लाइक आपसे पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। व्हाट इज़ योर सजेशन? तो देखिए ना, इसमें मतलब जब हम सेक्सुअलिटी की बात या सेक्सुअल वेलनेस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें समझने की रहती हैं। एक मेल पेशेंट्स की वर्सेस फीमेल पेशेंट की। अगर ब्लैडर कैंसर के संबंध में बात करें तो ये कि भाई ब्लैडर निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, वो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो नॉर्मली जो ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन होता है उसमें वो नर्व्स जो कि सेक्सुअल वेलबींग के लिए, जो पुरुषों में एक इरेक्शन के लिए ज़रूरी रहती हैं, वो नर्व्स उसमें सैक्रिफाइस हो जाती हैं उस ऑपरेशन में। जिसका कि कारण ये है कि, और जब ब्लैडर निकाला जाता है तो जो बाकी कुछ ऑर्गन्स रहते हैं, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जिसमें कि नॉर्मली सीमेन स्टोर होता है, वो भी निकाले जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल, विच मीन्स कि ना ही इरेक्शंस होंगे और ना ही सीमेन जो है बाहर आ सकता है अगर ब्लैडर निकाला गया है। हैविंग सेड दैट, जो ये स्टोमा वाली जो बात है, तो जिस तरीके से हमने इंटेस्टाइन या आंतों को यूज़ करके स्टोमा बनाया जो बाहर है, उसी तरीके से आंतों को यूज़ करके एक और चीज़ बनाई जाती है जिसको कि न्यू ब्लैडर या नियो ब्लैडर बोलते हैं। और उसमें स्टोमा नहीं रहता है, और उस ऑपरेशन में कभी कभार ये कोशिश की जा सकती है कि नर्व्स को स्पेयर किया जाए। पर ये करना कि वो ऑपरेशन उस बीमारी के उस स्टेज के लिए ठीक है कि नहीं, उस पर निर्भर करता है। और हालांकि सुनने में लगता है कि भाई नयो ब्लैडर बना ही सकते हैं तो फिर स्टोमा की क्यों ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ अपनी दिक्कतें रहती हैं। बिकॉज नया ब्लैडर जो बनाया है, इंटेस्टाइन जो है वो इट इज़ नॉट मेंट कि वो यूरिन को स्टोर करे। तो कई बार उसकी अपनी दिक्कतें, अपने चैलेंजेस रहते हैं। कई बार खाली नहीं होता है या इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन लीक करता है, तो उसकी अपनी अपनी कुछ दिक्कतें हैं। जहाँ पे ब्लैडर नहीं निकाला गया है वहाँ पे नॉर्मली सेक्सुअल फंक्शन में मेडिकली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो सेक्सुअल फंक्शन का सबसे बड़ा कनेक्शन रहता है वो रहता है आपकी मेंटल वेलबींग से। सो पेशेंट्स चूँकि मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी रहती है, तो उस कारण से उनकी जो सेक्सुअल फंक्शन है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। दोनों ही, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। एक तीसरा कारण ये रहता है कि एक मिथ या एक भ्रम भी रहता है कि भाई हमें अगर ये बीमारी हो गई है, ये भी पेल्विस में है, तो कहीं सेक्स के दौरान ऐसा तो नहीं कि हमारे पार्टनर को ये बीमारी चली जाए। और ये जो है टोटली मिथ है, टोटली भ्रम है। कई बार हमें मतलब आई वुड से कि वी आर गिल्टी ऑफ नॉट आस्किंग दिस थिंग टू आवर पेशेंट्स, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स पे रहता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलरली जो यंग पेशेंट्स हैं और अगर उनका ब्लैडर नहीं निकला है, सो दे शुड बी लीडिंग अ नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ एक्चुअली। ओके, थैंक यू सो मच जी। एक और सवाल है, आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है वो, और वो ये है कि मुझे लगता है कि अगर जो हमारे जो प्राइमरी फिजिशियंस हैं, क्योंकि दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर कम्युनिटी, क्योंकि पेशेंट जो है अक्सर कोई भी जो है सुपर स्पेशलिस्ट पे नहीं जाता है, जो जहाँ तक मेरा अंदाजा है। सो अगर प्राइमरी फिजिशियंस जो है वो जल्दी रेफर करना शुरू करें सुपर स्पेशलिस्ट को, तो शायद डू यू थिंक दिस डिले कैन बी शॉर्टेंड? सो इसमें देखिए ना, दोनों ही तरीके की चीज़ें हैं। ओवर रेफरल इज ऑल्सो नॉट गुड, स्पेशली तो स्पेशलिटी व्हिच इज ऑलरेडी ओवर। बिल्कुल, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि जिन कंट्रीज में, मतलब हम ये थोड़ा सा एक उदाहरण जो है
उन देशों से ले सकते हैं जहाँ पे रेफरल सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल यूके है, यूनाइटेड किंगडम में जो पूरा का पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर है वो NHS देखती है ना। तो NHS का जो मेन जो दारोमदार है वो एक्चुअली वहाँ के जनरल प्रैक्टिशनर्स या जनरल फिजिशियंस पे रहता है, और बाय डिफॉल्ट पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकता, जनरल फिजिशियंस के पास ही रहता है। तो वो जनरल फिजिशियंस को जब लगता है कि नहीं ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कि स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है या ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो वो उसको रेफ़र करते हैं। और उनके पास ये जानकारी रहती है अक्सर एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कि भाई अगर पेशेंट को सिम्टम है, अगर हिमेचुरिया के साथ ये चीज़ें हैं तो रेफरल करना है, हिमेचुरिया के साथ ये चीज़ें हैं तो ये टेस्ट तो आपको करवाना ही है, फॉलो अप करना है, और फिर अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो रेफरल करना है। और मतलब उस देश में चूंकि इस चीज़ को बहुत सालों से बनाया गया है, स्ट्रक्चर किया है, तो वो चल रहा है। बट आई वुड से कि हमारे यहाँ बिकॉज एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम नहीं है और हर तरीके के प्लेयर्स हैं, प्राइवेट भी हैं, कॉर्पोरेट भी हैं, नर्सिंग होम्स भी हैं, सरकारी भी हैं, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरह के हैं, तो उतना यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं हो पाती। पर बॉटम लाइन ये है कि इस बात की जो अवेयरनेस है वो पेशेंट्स के साथ साथ जनरल फिजिशियंस एंड जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रहते हैं पेशेंट्स को, उनको भी एटलीस्ट कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि हर पेशाब में खून आने की समस्या जो है वो स्टोन या UTI की वजह से नहीं होती, उसमें कभी कभार ये भी एक संभावना हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक मैं भी सर के ही वर्ड्स एको करूँगा, बट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे डॉक्टर के जाने तक हम पूरा डिले करते हैं, पर जब डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। वेस्ट में बिल्कुल उल्टा है, आप डॉक्टर पे जाने तक के लिए बुरा वेट करते हैं, पर डॉक्टर के जाने के बाद आपको बहुत वेट करना पड़ता है। सो ये एक मेंटालिटी है, इट नीड्स टू चेंज। एंड जैसा सर ने कहा, प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स हैं, छोटे सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर से टर्शरी हेल्थ केयर पे जो रेफरल होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट टाइम पे हो, ताकि अगर इनिशियल नॉन मसल इन्वेजिव है तो वो यहीं रहे और मसल इन्वेजिव तक का टाइम सिर्फ डायग्नोस्टिक चैलेंजिंग में ना निकल जाए। दूसरी चीज़ जो मैं पहले नहीं बोल पाया, पर आपका ये टाइम लिमिटेड है, विच मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे नए ड्रग्स हैं जिसमें हम फंक्शनल प्रिजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैडर में नहीं, जैसे लैरिंग्स में, रेक्टम में। हम चाहते हैं कि जो नेचुरल कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको निकालने के बाद एक मतलब आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता वो स्पेशल टास्क्स, उसको प्रिजर्व करने की तरफ हमारी पूरी ट्रीटमेंट जो है शिफ्ट कर रही है। तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है, टारगेटेड थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में इज़ कमिंग वेरी फास्ट। डेफिनेटली राइट नाउ जो है प्राइस इज़ वेरी हाई, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनअफोर्डेबल है। आप अगर अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो सरकार ने भी काफ़ी सारी इम्यूनोथेरेपी के रेट्स कैप किए हैं। बहुत सारे पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें आपको कुछ दवाई किसी दवाई के साथ फ्री मिलती है, और बहुत सारी NGOs हैं या बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं कि आप अपनी ब्लैडर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है अबाउट बहुत अलग अलग तरह का, बट उसके लिए अर्ली रेफरल बहुत ज़रूरी है। आई लाइक टू हाईलाइट वन कि अभी ऑल ओवर इंडिया में स्टोमा क्लिनिक बहुत कम है, और स्टोमा स्पेशलिस्ट मतलब लाइक वी आर द एंट्रोस्टोमल थेरेपिस्ट, वो नर्सेज भी बहुत कम है। मे बी बिकॉज ऑफ वर्क व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज एवरी डे हम लोग यूरिन स्टूल वही काम करते हैं, तो पीपल फॉरवर्ड नहीं आते हैं, और इसके लिए मे बी लैक ऑफ मैन पावर जो भी है। तो हम लोग टाटा हॉस्पिटल में ये सुविधा है कि वहाँ पे स्पेशलाइज क्लिनिक है जो होमी बाबा बिल्डिंग 3rd फ्लोर 317 में है। हम लोग ऐसा नहीं कि जो पेशेंट ऑपरेट टाटा में होता है उनको ही ट्रीटमेंट मतलब केयर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री ऑपरेटिव से लेके पोस्ट ऑपरेटिव और लाइफ लॉन्ग फॉलोअप। ओके, तो वो बाहर जो ऑपरेटेड पेशेंट है उनको टाटा हॉस्पिटल के स्टोमा क्लिनिक में वो आ सकते हैं। वो फाइल उनको बनानी पड़ेगी, लेकिन वो जो है स्टोमा क्लिनिक के अंडर बनती है और वो डायरेक्टली स्टोमा क्लिनिक में आके केयर ले सकते हैं। बेनिफिट उनका ये है क्योंकि उनको स्पेशलाइज केयर मिलता है, पूरा अच्छा से केयर
मिलता है। और जो बैग्स रहते हैं जो कॉस्टली रहते हैं, जो बाहर में MRP के ऊपर मिलते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन या जो भी चीज़ें मिलती है वो 30, 40, 50% डिस्काउंट रेट में मिलते हैं। सो तो कॉस्ट हाफ हो जाता है बैग्स का, जो उनको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए जी। ओके तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें मैं शेयर करना चाहती कि जिससे हर मतलब जो लैकिंग है, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो उसका बेनिफिट ले। अमेजिंग, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने एंड मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस पैनल का पार्ट बने और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात नहीं करी, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, एक्सेसिबिलिटी हो गई, सर्वाइवरशिप हो गई, एडवोकेसी हो गई। लेकिन आप घबराइए नहीं, हम मिलते रहेंगे, जुड़ गए हैं और जुड़े रहेंगे। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी डिस्कशंस, पैनल डिस्कशंस और 1-to-1 बातचीत हम लेकर आएंगे आपके लिए। यू स्टे ट्यून एंड यू आर वाचिंग मी विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑन वहां पे। थैंक यू सो मच।